मॉर्निंग आप सभी को। तो एक बार बता दीजिएगा आवाज वगैरह सब। तो एथिक्स आपका हो चुका है, मैनेजमेंट हो चुका है, ज्योग्राफी बायोलॉजी रनिंग है, मैथ्स लगभग हो चुका है, रीजनिंग हो चुका है, डिसीजन मेकिंग हो चुका है। रीजनिंग मतलब रनिंग है, थोड़ा सा बाकी है। और आपके मेन सब्जेक्ट्स में करंट अफेयर्स पीडीएफ प्रोवाइडेड है आपको, और हिस्ट्री पीडीएफ प्रोवाइडेड है, पॉलिटी पीडीएफ प्रोवाइडेड है, इनको पढ़ाना है। ठीक है, बाकी सब कुछ आपका जो है कंप्लीट है। तो एनवायरनमेंट बचा हुआ, एनवायरनमेंट हम आज कवर करते हैं। तो एनवायरनमेंट में भी मैंने आपकी एक क्लास ले चुका हूं मैं, और उसमें मैंने आपको इकोसिस्टम समझाया था, इकोसिस्टम क्या होता है। तो उसी के आगे आज हम चलते हैं। देखिए क्या होता है इकोसिस्टम, एक ज्योग्राफिकल एरिया। ठीक है, एक ज्योग्राफिकल एरिया, एक लैंडस्केप बेसिकली। कोई भी जो ज्योग्राफिकल एरिया है वो क्या है, इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम क्या होता है, एक ज्योग्राफिकल एरिया है। ठीक है, हाँ जी। सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस। तो इकोसिस्टम की हम लोग बात कर रहे थे। क्या होता है इकोसिस्टम, ज्योग्राफिकल एरिया है जिसमें प्लांट्स, एनिमल्स और अदर ऑर्गेनिज्म जो है लैंडस्केप वर्क टुगेदर टू फॉर्म ए बबल ऑफ लाइफ। कोई भी एक ज्योग्राफिकल एरिया है, चाहे लैंड हो, पॉन्ड हो, टुंड्रा हो, डेजर्ट हो, फॉरेस्ट हो, प्लेन हो, माउंटेन हो, किसी भी तरह का जो ज्योग्राफिकल एरिया है वो क्या होता है, इकोसिस्टम होता है। ये बहुत बड़ा हो सकता है, बहुत छोटा हो सकता है। इसमें हर एक फैक्टर जो है वो हर एक दूसरे फैक्टर पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली एंड डायरेक्टली। ठीक है, एक फैक्टर जो है दूसरे फैक्टर पे डिपेंड करता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अ चेंज इन टेम्परेचर ऑफ इकोसिस्टम विल ऑफन इफेक्ट व्हेन प्लांट्स विल ग्रो अप। जैसे हम देख सकते हैं कि जैसे टेम्परेचर में भी चेंज होगा तो वो दूसरे चीजों पे इफेक्ट
डालेगा। ठीक है, जैसे डायनासोर्स का भी एग्जांपल है कि वो नहीं झेल पाए। अगर आप जो इकोसिस्टम में चेंजेस होंगे उसको नहीं झेल पाओगे तो आपके पास दो ही तरीके हैं, या तो आप उसको अडॉप्ट कर लो, या तो अडोप्टेशन हो जाएगा, या तो उसके लायक हो जाओगे आप, या फिर क्या हो जाओगे, लुप्त हो जाओगे। ठीक है, तो जैसा कि बोलते हैं कि हो सकता है डायनासोर अभी किसी और ग्रह पे हो, तो जहां पे एडेप्टेशन होगा वहां पे आप जी पाओगे, वरना आप क्या हो जाओगे, लुप्त हो जाओगे। ठीक है, तो इकोसिस्टम बहुत लार्ज हो सकते हैं, बहुत स्मॉल हो सकते हैं। टाइड पूल्स का एक एग्जांपल लेके यहाँ पे आपको समझाया था कि एक छोटा तालाब है तो उसमें एल्गी है, एल्गी को खाते हैं हर्बीवोरस, हर्बीवोरस को खाते हैं कार्निवोरस। इस तरीके से पूरा इकोसिस्टम है, सीवीड है, पूरा एक इकोसिस्टम बन जाता है। तो छोटी छोटी चीज हो, ठीक है, वो एक कनेक्टेड इकोसिस्टम ही है पूरी अर्थ, और सब एक दूसरे से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। तो यहाँ तक हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, एक भौगोलिक क्षेत्र है, पौधे जानवर अन्य जीव सभी रहते हैं, और जैव जैविक और निर्जीव दोनों ही इसमें है। चट्टाने, तापमान, आर्द्रता अजैविक में आ जाएंगे, और पौधे जानवर अन्य जीव किस में आ जाएंगे, जैविक में। ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र में प्रत्येक कारक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दूसरे कारक पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए किसी परिस्थितिक तंत्र के तापमान के बदलाव से भी प्रभावित होगा, जो हमने देखा। ठीक है, पौधों पे भी, जानवरों पर, हर चीज पे इफेक्ट पड़ेगा। डायनासोर का एग्जाम्पल भी लिया हमने। और पारिस्थितिक तंत्र क्या है, बहुत छोटा बहुत बड़ा हो सकता है। जैसे ज्वारी ताल आपको बताया कि टाइड जब आता है तो उसकी वजह से पानी छोड़ जाता है, उससे पुल बनता है, वहां से भी एक इकोसिस्टम डेवलप होगा। समुद्री शैवाल आएगी, फिर उसको खाने वाले आएंगे, फिर उनको खाने वाले आएंगे। इस तरीके से पूरा डेवलप होता है। तो जो पृथ्वी है वो पारिस्थितिक तंत्रों की जुड़ी हुई एक श्रृंखला है, और छोटे से बड़े बायोम में जाते हैं, और हर चीज का एक एक दूसरे पर फर्क पड़ता है। सभी क्या है, बायोम है, और आमतौर पर उनमें रहने वाले पौधों और जानवरों के प्रकारों के आधार पर व्यवस्थित होते हैं। प्रत्येक जंगल, प्रत्येक तालाब, प्रत्येक चट्टान, टुंड्रा, प्रत्येक खंड के भीतर आपको अलग अलग क्या मिलेंगे, इकोसिस्टम मिलेंगे। हर एक चीज है, छोटी सी भी चीज है, उसके अंदर आपको अलग अलग इकोसिस्टम मिलेंगे, बहुत सारे। ठीक है, इसके आगे हम पढ़ रहे हैं, बायोम ऑफ सहारा डेजर्ट फॉर इंस्टेंस इंक्लूड्स ए वाइड वैरायटी ऑफ इकोसिस्टम। किसी भी इकोसिस्टम को आप ले लीजिए, हर जगह आपको वाइड वैरायटी मिलेगी। मान लीजिए आपने सहारा डेजर्ट को ही ले लिया, अमेजन के जंगलों को ले लिया आपने, थार मरुस्थल उठा लिया, कहीं भी, हर जगह, अंटार्कटिका से लेके हर जगह आपको हर तरह का इकोसिस्टम जो है मिलेगा, वाइड वैरायटी मिलेगी। एरिड क्लाइमेट एंड हॉट वेदर कैरेक्टराइजेस द बायोम। तो यहाँ पे क्या है, एरिड क्लाइमेट है, सूखा क्लाइमेट है, और हॉट वेदर है, ये इस बायोम की विशेषताएं हैं। विद इन द सहारा आर ओएसिस इकोसिस्टम। इसके अंदर क्या ओएसिस इकोसिस्टम है, विच हैव डेट ओएसिस इकोसिस्टम। इसमें क्या क्या आते हैं, खजूर के, पाम ट्रीज, फ्रेश वाटर एनिमल्स सच एज क्रोकोडाइल। सहारा ऑल्सो इज ड्यून इकोसिस्टम। ड्यून इकोसिस्टम भी होगा, रेत एक जगह से उठा के दूसरी जगह ले जाएगी, तो उसमें पनपने वाले सांप और छोटे छोटे जो जानवर है, ठीक है, तो वो जितने अडोप्ट कर पाएंगे उतना वो रह पाएंगे, जैसे स्नेक, स्कॉर्पियंस, ये सब रह पाएंगे। ठीक है, जितना ज्यादा सर्वाइव कर पाएंगे उतने लंबे समय तक रह पाएंगे। एक मरीन एनवायरनमेंट भी है, जिसमें एटलांटिक ओशन एक कूल फॉक्स बनाता है, श्रब्स एंड एनिमल्स हैं। ठीक है, तो हर तरह की चीजें यहाँ भी एग्जिस्ट करेंगी, गोड्स है। तो आपको ये बताया जा रहा है बार बार एग्जाम्पल से कि पारिस्थितिकी तंत्र में, इकोसिस्टम में, छोटा सा भी होगा, आपको लगेगा कि इसमें क्या इकोसिस्टम है, कौन कौन रहता है, लेकिन हर जगह आपको इकोसिस्टम में चीजें मिलेंगी। ठीक है, हर जगह आपको बहुत सारी प्रजातियां रहती हुई मिलेंगी, छोटे छोटे इकोसिस्टम, और यही सारे इकोसिस्टम मिलके पृथ्वी को बनाते हैं। हर जगह पे ये रहते हैं। ठीक है, इवन सिमिलर साउंडिंग बायोम्स कुड हैव कंप्लीटली डिफरेंट इकोसिस्टम्स। एक ही तरह के आपको लगने वाले बायोम, लेकिन पूरा अलग होगा। द बायोम ऑफ द सारा डेजर्ट फॉर इंस्टेंस इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द बायोम ऑफ गोबी डेजर्ट इन मंगोलिया एंड चाइना। तो जो मैंने आपसे बोला, सहारा डेजर्ट का बिल्कुल अलग होगा, थार मरुस्थल का अलग होगा, गोबी मरुस्थल का अलग अलग होगा। लग रहा है कि दोनों मरुस्थल हैं, सब डेजर्ट हैं, लेकिन फिर भी अलग होगा। गोबी क्या है, कोल्ड डेजर्ट है, तो बिल्कुल अलग हो गया। यहाँ पे फ्रिक्वेंट स्नोफॉल होता है, फ्रीजिंग टेम्परेचर्स होते हैं। सहारा की तरह गोबी है इकोसिस्टम बेस्ड नॉट इन सैंड। यहाँ पे रेत का सवाल ही नहीं है, बर्फ है, बट किलोमीटर्स ऑफ बेयर रॉक, सिर्फ चट्टाने ही चट्टाने हैं किलोमीटर्स तक, बहुत लंबे तक। सम ग्रासेस आर एबल टू ग्रो इन द कोल्ड ड्राई क्लाइमेट। कुछ घास उगती हैं एज द एज अ रिजल्ट। गोबी इकोसिस्टम हैव ग्रेजिंग एनिमल्स सच एज
gazelles and even taki, an endangered species of wide holes। तो एक जंगली घोड़े की एक दुर्लभ प्रजाति जिसको गेजल्स बोलते हैं, ताकी बोलते हैं, तो ये बड़ी मुश्किल से मतलब मिलती है, जहां पे थोड़ी बहुत घास है तो ये इसको चर लेते हैं। तो थोड़ा इकोसिस्टम जो है डेवलप हो ही जाता है। लंबे, बहुत लंबे तक चट्टाने फैली हुई, लेकिन थोड़ी सी घास जो उग जाती है, देखिए उनको खाने वाले भी आ जाते हैं। तो हर जगह इकोसिस्टम डेवलप हो जाएगा ऑटोमेटिकली, और छोटे से छोटी जगह भी होगा। इवन द कोल्ड डिजर्ट इकोसिस्टम Even the cold desert ecosystem of the Gobi are distinct from the freezing desert ecosystem of Antarctica। गोभी भी फ्रीजिंग है, अंटार्कटिका भी फ्रीजिंग है, लेकिन फिर भी गोभी भी डिफरेंट होगा अंटार्कटिका से, क्योंकि टेम्परेचर का डिफरेंस बहुत ज्यादा है, अंटार्कटिका में बहुत ही कम है। अंटार्कटिका थिक आइस शीट कवर्स अ कॉन्टिनेंट मेड ऑलमोस्ट एंटायरली ऑफ ड्राई बेयर रॉक। अंटार्कटिका में तो पूरा महाद्वीप एक तरीके से जमा हुआ है, और इसीलिए कहते हैं कि अंटार्कटिका की बर्फ अगर पिघल जाएगी ग्लोबल वार्मिंग से, तो समुद्र का स्तर इतना ऊपर आ जाएगा कि हम लोग रह नहीं पाएंगे। ठीक है, इसीलिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये सब आएगा आगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में कि 1.5 डिग्री सी से ज्यादा नहीं बढ़े, वरना बर्फ इतनी पिघलती जाएगी कि उसको पी नहीं पाएंगे, पानी खराब होता जाएगा। ठीक है, और समुद्र का स्तर ऊपर होता जाएगा। जैसे आपने मुंबई के लिए भी सुना होगा, जो भी मालदीव है कि भाई ये 10 सालों में पानी के अंदर आ जाएगा, मुंबई जो है 20 सालों में पानी के अंदर आ जाएगा। तो ये सब क्या है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अंटार्कटिका की बर्फ पिघल रही है और समुद्रों का स्तर बढ़ाएगी, जिससे हमें दिक्कत आएगी, जिसको हम सोल्व करने में लगे हुए हैं, जिसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का हमने नाम दिया, वो भी हमारे कोर्स में, वो भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, ओनली अ फ्यू मॉसेस ग्रो इन दिस डेजर्ट इकोसिस्टम। इसमें सिर्फ कुछ मॉसेस उगती हैं, सपोर्टिंग ओनली अ फ्यू बर्ड्स सच एज स्क्वाश, कुछ पक्षी और कुछ घास, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। उदाहरण के लिए सहारा रेगिस्तान के बायोम विविध प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र शामिल है। शुष्क जलवायु और गर्म मौसम बायोम की विशेषता है। सहारा के भीतर नकलिस्तान पारिस्थितिक तंत्र है, जिसमें खजूर के पेड़, पानी, मगरमच्छ जैसे जानवर है। सहारा में टिब्बा पारिस्थितिक तंत्र है, ड्यून्स को कहा जा रहा है। ठीक है, नकलिस्तान किसको कहा जा रहा है, डेजर्ट इकोसिस्टम है। बदलते परिदृश्य हवा से निर्धारित होते हैं। इन परिस्थितियों में जीव जैसे सांप या बिच्छू रेत के टीलों में लंबे समय तक जीवित रहते हैं। रहने में सक्षम होने चाहिए, तभी जी पाएंगे। ठीक है, सक्षम होने चाहिए। सहारा में समुद्री वातावरण भी शामिल है, जहां अटलांटिक महासागर उत्तर पश्चिमी अफ्रीकी तट पर ठंडा कोहरा बनाता है। झाड़ियां और जानवर जो छोटे पेड़ों पर भोजन करते हैं, जैसे बकरियां, सहारा पारिस्थितिक तंत्र में रहते हैं। यहाँ तक कि समान दिखने वाले बायोम में ही पूरी तरह से अलग पारिस्थितिक तंत्र हो सकते हैं। उदाहरण के लिए सहारा रेगिस्तान का बायोम मंगोलिया और चीन के गोबी रेगिस्तान के बायोम से बहुत अलग है। गोबी ठंडा रेगिस्तान है, अक्सर बर्फबारी होती है, तापमान शून्य से नीचे चला जाता है। सहारा के विपरीत गोबी की परिस्थिति रेत पर नहीं बल्कि कई किलोमीटर नंगी चट्टानों पर आधारित है। कुछ घासें ठंडी शुष्क जलवायु में उगने में सक्षम होती हैं, परिणाम स्वरूप इनको चरने वाले गेजल्स और ताकी जंगली घोड़े की लुप्तप्राय प्रजाति आ जाती है, और ये एग्जिस्ट करते हैं वहां पे। ठीक है, लुप्तप्राय इसीलिए क्योंकि बहुत ही कम घास है, तो कितने बचेंगे वो लोग चरने वाले भी। ठीक है, तो डिपेंड इस पे करता है कि जनसंख्या पर, जैसे धरती का ऑक्सीजन कहा जाता है जंगलों को, अमेजन के जंगलों को, वहां से स्टार्ट हुई प्रजातियां। तो नदियां इसीलिए इंपॉर्टेंट है, नदियों सबसे ज्यादा इकोसिस्टम निकलते हैं, जहां जितना पानी वहां उतनी जिंदगी। आपने सुना होगा या देखा होगा, पढ़ा होगा कि जितनी भी प्रजातियां डेवलप हुई हैं, सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, उसके बाद में मौर्य, गुप्ता, जितने भी एंशियंट कल्चर हैं, एंशियंट प्रजातियां, वो सब किसी नदी के आसपास हुए हैं। ठीक है, क्योंकि इकोसिस्टम के लिए पानी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि बर्फ जमी हुई है, चट्टाने, मतलब जो गर्म रेगिस्तान था उसमें तो फिर भी पानी का कुछ मिल गया था, लेकिन यहाँ पे पानी ही नहीं है, तो लुप्तप्राय प्रजाति बहुत ही मुश्किल से सरवाइव कर पा रहे हैं। गोबी का ठंडा रेगिस्तान भी जो है अंटार्कटिका के ठंडे रेगिस्तान से अलग होगा। अंटार्कटिका की मोटी बर्फ की चादर एक महाद्वीप को कवर करती है, जो लगभग पूरी तरह सूखी और नंगी चट्टान से बना हुआ है। इस रेगिस्तानी परिस्थिति में केवल कुछ ही इकाई उगती है, केवल कुछ ही इकाई उगती है, जो स्कुआ जैसे कुछ पक्षियों को सहारा देती है। थ्रेट्स टू इकोसिस्टम, जो मैं बात कर रहा हूं आपसे, क्या क्या थ्रेट हैं, क्या क्या पॉसिबली नुकसान कर सकते हैं इकोसिस्टम को। फॉर थाउजेंड्स ऑफ इयर्स पीपल हैव इंटरेक्टेड विद इकोसिस्टम, मेनी कल्चर्स डेवलप्ड अराउंड नियर बाय इकोसिस्टम्स। हजारों सालों तक इकोसिस्टम जो है डेवलप करते रहे हैं, और कोई दिक्कत इनमें लगभग नहीं आई है। ठीक है,
बहुत सारे कल्चर डेवलप्ड हुए, इकोसिस्टम डेवलप हुए, सब कुछ होता गया। Many Native American tribes of North America's Great Plains developed a complex lifestyle based on the native plants and animals of plain ecosystem. सालों तक सब कुछ चलता है, हजारों सालों तक सब कुछ चलता रहा। जैसे एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं कि नेटिव अमेरिकन की जो ट्राइब थी, उन्होंने प्लेन में रहते हुए वहां के जो प्लांट थे, एनिमल थे, उनसे डेवलप करते हुए एक अपना बहुत सालों में इकोसिस्टम डेवलप किया। बाइसन अ लार्ज ग्रेजिंग एनिमल नेटिव टू द ग्रेट प्लेन्स। बाइसन एक लार्ज ग्रेजिंग एनिमल है, ठीक है, एग्जांपल लेके आपको समझा रहे हैं, जो ग्रेट प्लेन्स के लिए था। बिकेम द मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोटिक फैक्टर इन मेनी प्लेन्स इंडियन कल्चर सच एज लकोटा और कियोवा। ठीक है, तो वहां का जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बायोटिक फैक्टर था, लार्ज ग्रेजिंग एनिमल था बाइसन, वो इंडिया के लिए भी एक बड़ा बायोटिक फैक्टर बना। बाइसन आर समटाइम्स मिस्टेकली कॉल्ड बफेलो। ये भैंसे के जैसे समझा जाता है, लेकिन उससे थोड़ा अलग होता है। उसकी प्रजाति का है, लेकिन उससे अलग होता है। These tribes used buffalo hides for shelter and clothing. इन्होंने बफेलो के ही शेल्टर और क्लोथिंग यूज की छुपने के लिए। ठीक है, बफेलो मीट फॉर फूड, बफेलो का मीट खाने के लिए, बफेलो के हॉर्न टूल्स के लिए, सब कुछ यूज किया। Tall grass prairie of the Great Plains supported bison herds, which tribes followed throughout the year. प्रेरी जो लंबी घास होती है, प्रेरी जिसको बोलते हैं, उसने बाइसन के हर्ड्स को सपोर्ट किया और बहुत सालों तक ये वहां रहे। ठीक है, तो आप देख रहे हैं बाइसन किसका, नेटिव अमेरिका का, नॉर्थ अमेरिका का नेटिव है, लेकिन वो इंडिया में भी उतना ही, उसको मतलब प्रजाति थोड़ी सी अलग है, लेकिन बहुत ही बड़ा फैक्टर है यहाँ पे भी। तो एक बायोम, एक इकोसिस्टम का जो फैक्टर है, दूसरी जगह भी डेवलप होगा। ठीक है, दूसरी जगह भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि उसको फिर तीसरी किसी जगह की घास ने सपोर्ट किया। ठीक है, तो ये पूरा कनेक्टेड है, और पूरा कनेक्टेड होकर इकोसिस्टम एक दूसरे से कनेक्टेड है, बायोम कनेक्टेड है, इसीलिए एक जगह जो थ्रेट होगी वो दूसरी जगह भी थ्रेट होगी। ठीक है, एज ह्यूमन पॉपुलेशंस हैव ग्रोन, हाउएवर पीपल हैव अंडर ओवरटेकन मेनी इकोसिस्टम्स। इंसान जो है बहुत सारे इकोसिस्टम्स को खा गए हैं। द टॉल ग्रास प्रेरी ऑफ ग्रेट प्लांट्स फॉर इंस्टेंस बिकेम फार्मलैंड। अब जो टॉल ग्रास प्रेरी थे, जिन्होंने बाइसन को सपोर्ट किया था, बाइसन जो एक बड़ा जानवर, चरने वाला, जो काफी लंबे समय तक उस पर रहा, जब उसको काट के इंसान ने अपनी खेती के लिए बना दिया, तो फिर क्या होगा। ठीक है, एज द इकोसिस्टम श्रंक फ्यूअर बाइसन कुड सर्वाइव। जब इकोसिस्टम ही छोटे होते चले गए, तो कुछ ही बाइसन बच पाएंगे। टुडे फ्यू हर्ड्स सर्वाइव इन प्रोटेक्टेड इकोसिस्टम सच एज येलोस्टोन नेशनल पार्क। अब इंसान ने इनकी प्रजातियों को बचाने के लिए, बचाने पे आ गया, और थोड़े थोड़े से जो पार्ट थे वो छोड़ दिए। ठीक है, थोड़े थोड़े से पार्ट छोड़ दिए, येलोस्टोन नेशनल पार्क का नाम देके, तो वहां अभी बचे हैं बेचारे, बाकी कहीं बचे नहीं। इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इकोसिस्टम सराउंडिंग द अमेजन रिवर इन साउथ अमेरिका, सिमिलर सिचुएशन इज टेकिंग प्लेस। द अमेजन रेन फॉरेस्ट इंक्लूड्स hundreds of ecosystem, includes canopies, understories and forest floors. These ecosystems support vast food webs. ऐसे ही अमेजन के जो बरसाती जंगल है, वहां पे बहुत ज्यादा, जो मैंने आपको बताया कि बहुत सारी प्रजातियां रहती हैं, और कैनोपी, अंडर स्टोरीज, फॉरेस्ट फ्लोर सभी यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। वास्ट फूड वेब्स भी, खाद्य जाल, ये क्या होता है, फूड वेब्स। फूड वेब्स भी, जैसे यहाँ पे प्राइमरी, ठीक है, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी, ये इकोसिस्टम है। प्राइमरी जो खुद का भोजन बनाते हैं, सेकेंडरी फिर इनको खाते हैं, टर्शरी इनको खाते हैं। उसी तरह फूड वेब है, खाद्य जाल है, ये इसको खाते हैं, ये इसको खाते हैं, ये इसको खाते हैं। ठीक है, इसी तरह से फूड वेब भी बनता है। तो बहुत सारे फूड वेब, बहुत सारे इकोसिस्टम एग्जिस्ट करते हैं, कहाँ पे, अमेजन के रेन फॉरेस्ट में। ठीक है, हजारों वर्षों से लोगों ने पारिस्थितिकी तंत्र के साथ बातचीत की, मतलब इसके साथ जिया है, इसके साथ जीते आ रहे हैं। ठीक है, बहुत सालों से कोई दिक्कत नहीं हुई है आसपास के पारिस्थितिक तंत्र, लेकिन जैसे ही इंसान आता है, वैसे ही इंसान सबको खा जाता है। आसपास के पारिस्थितिक तंत्र क्या, के आसपास कई संस्कृतियां विकसित हुई। उदाहरण के लिए उत्तरी अमेरिका के ग्रेट प्लेन्स की कई मूल अमेरिकी जनजातियों ने मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में
मूल पौधों और जानवरों के आधार पर एक जटिल जीवन शैली विकसित की। बाइसन, जो कि ग्रेट प्लेन का मूल निवासी एक बड़ा चरने वाला जानवर था, कई मैदानी भारतीयों की संस्कृति जैसे लकोटा और कियोवा में सबसे महत्वपूर्ण जैविक कारक बन गया। बाइसन कभी कभी गलती से भैंसा भी कहा जाता है, लेकिन ये जनजातियां आश्रय और कपड़ों के लिए भैंस की खाल, भोजन के लिए भैंस भैंस के मांस और औजारों के लिए भैंस के सींग का उपयोग करती थी। जो आपको जटिल प्रजाति बताई नॉर्थ अमेरिका वाली, वो इन्हीं से सब कुछ करने लगे। ठीक है, और यही जो बाइसन थे, इनके झुंडों का पालन पोषण किया प्रेरी के मैदानों ने। ठीक है, जो सब हमने देखा है। ठीक है, हालांकि जैसे जैसे मानव आबादी बढ़ी है, वैसे वैसे इकोसिस्टम्स को खा गई है। उदाहरण के लिए ग्रेट प्लेन्स की लंबी घास पर अब खेती होती है, तो पारिस्थितिक तंत्र सिकुड़ता गया। बाइसन कैसे बचेंगे? झुंड आजकल छोटा सा झुंड जो येलोस्टोन नेशनल पार्क में पाया जाता है। दक्षिण अमेरिका के अमेजन नदी के आसपास उष्णकटिबंधीय वर्षा वन परिस्थितियों में ऐसी स्थिति बन रही है। अमेजन वर्षा वन में सैकड़ों पारिस्थितिक तंत्र शामिल है, जिसमें कैनोपी, अंडर स्टोरेज, वन फ्लोर, ये सब कुछ आता है, और विशाल खाद्य जाल का ये निर्माण करते हैं। ठीक है, कैनोपी, अब यहाँ पे कैनोपी नाम आया है, ये भी एक इकोसिस्टम है। तो कैनोपी क्या होता है? कैनोपीज आर इकोसिस्टम आर द एट द टॉप ऑफ रेन फॉरेस्ट वेयर टॉल थिन ट्रीज सच एज फिग्स ग्रो इन सर्च ऑफ सनलाइट। जो सूर्य की रोशनी उसकी खोज में इस तरीके से पेड़ जो है बढ़ते हैं और वो कैनोपी के टाइप से दिखाई देते हैं, इसलिए इस इकोसिस्टम का नाम है कैनोपी। समझिए, इतना सघन जंगल है कि सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच पा रही, सूर्य की रोशनी की तलाश में ऐसे 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 उगते हैं। ठीक है, उसको हम बोल रहे हैं कैनोपी। Canopy ecosystems also include other plants called epiphytes which grow directly on branches. इसमें अदर प्लांट्स भी आते हैं जिनको एपीफाइट्स बोलते हैं, जो डायरेक्टली ब्रांचेस के रूप में उगते हैं। अंडर स्टोरी इकोसिस्टम्स एग्जिस्ट अंडर द कैनोपी। अंडर स्टोरी जो इकोसिस्टम्स है वो कैनोपी के अंडर डेवलप होते हैं। दे आर डार्कर एंड मोर ह्यूमिड देन कैनोपीज। सिंपल सी बात है, जब वो अंदर ही उगते हैं, सूर्य की रोशनी नहीं पूछेगी, तो मोर डार्कर होंगे, मोर ह्यूमिड होंगे, उनमें ज्यादा आर्द्रता होगी, सूर्य की रोशनी नहीं मिल पा रही और ज्यादा अंधेरा होगा। एनिमल्स सच एज मंकीज लिव इन अंडर स्टोरी इकोसिस्टम्स। मंकी अंडर स्टोरी इकोसिस्टम्स में रहते हैं, उनको जरूरत नहीं है सूर्य की रोशनी की। ईटिंग फ्रूट्स फ्रॉम ट्रीज एज वेल एज स्मॉलर एनिमल्स लाइक बीटल्स। फ्रूट्स ले रहे हैं वो ट्रीज से और स्मॉलर एनिमल्स से। फॉरेस्ट फ्लोर इकोसिस्टम सपोर्ट है वाइड वेराइटी ऑफ फ्लावर्स। फॉरेस्ट फ्लोर इकोसिस्टम जो है वाइड वेराइटी ऑफ फ्लावर्स को सपोर्ट करता है, विच आर फेड ऑन बाय इंसेक्ट्स लाइक बटरफ्लाइज, जो कि बटरफ्लाइज पे जिंदा है। ठीक है, बटरफ्लाइज इन टर्न प्रोवाइड फूड फॉर एनिमल्स सच एज स्पाइडर इन फॉरेस्ट फ्लोर इकोसिस्टम। तो आप देख रहे हैं सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। कोई मधुमक्खियों पे डिपेंड है, मधुमक्खियां किसी पे डिपेंड है, बंदर किसी पे डिपेंड है, पेड़ किसी पे डिपेंड है, तो सबका काम चल रहा है। ह्यूमन एक्टिविटी थ्रेटन्स ऑल दीज रेन फॉरेस्ट इकोसिस्टम। तो जो थ्रेट है बेसिकली वो कौन है? हम इंसान। ठीक है, तो सब अपने बेचारे जी रहे थे आराम से, लेकिन इंसान जब से आया है उसने सबकी रेड पीट के रखी है। तो ह्यूमन एक्टिविटी से सब थ्रेट होता है। थाउजेंड्स ऑफ एकर्स ऑफ लैंड आर क्लियर्ड फॉर फार्म लैंड, हाउसिंग एंड इंडस्ट्री। ये बहुत बड़े जो जंगल थे, इसमें से थाउजेंड्स ऑफ एकर्स काट के क्या हो रहा है? खेती हो रही है, घर बन गए, इंडस्ट्री बन गई। कंट्रीज ऑफ अमेजन रेन फॉरेस्ट जैसे ब्राजील, वेनेजुएला एंड इक्वेडोर आर अंडर डेवलप्ड अभी भी, लेकिन ये क्या है? अंडर डेवलप्ड है, और ये पेड़ों काट काट के डेवलप होते जा रहे हैं। कटिंग डाउन ट्रीज टू मेक रूम फॉर क्रॉप्स सच एज सोया कॉर्न बेनिफिट्स मेनी पुअर फार्मर्स। These resources give them a reliable source of income and food. Children may be able to attend school and families are able to afford better health care. तो ये क्या कर रहे हैं? पेड़ों काटते जा रहे हैं, पेड़ों काट काट के सोया और कॉर्न जैसी जो व्यावसायिक फसलें हैं, इनसे परमानेंट इनकम मिलेगी, फिक्स इनकम मिलेगी, उसको उगा रहे हैं। तो इन लोगों के लिए तो सही है, बच्चे स्कूल जा पाएंगे, इंडस्ट्री डेवलप करेगी, लेकिन जो इकोसिस्टम है वो नष्ट हो रहा है। ठीक है, तो इंसान अपने फायदे के लिए जो चीजें कर रहे हैं उससे उनका तो फायदा है, लेकिन अल्टीमेटली इकोसिस्टम जो है वो नष्ट हो रहा है, और अपने अलावा किसी की सोचता नहीं इंसान, इसीलिए ये सब चल रहा है। However, the destruction of rainforest ecosystem has its cost. अब जो आप कर रहे हो, डिस्ट्रक्शन कर रहे हो, विनाश कर रहे हो इकोसिस्टम का, उसकी प्रकृति तो अपनी कीमत वसूलती है। जैसे आपने देखा केदारनाथ में, आप प्रकृति से लड़ लड़ के बनाए जा रहे हो होटल्स, ये वो, एक बार में आप बनाओगे, 10 साल में वो एक बार में बराबर कर देती है सब। तो वही चीजें यहाँ पे है।
Many modern medicines have been developed from rainforest plants. बहुत सारी मेडिसिन डेवलप की जाती है उनसे. Curare, a muscle relaxant and quinine used to treat malaria are just two these medicine. ये एग्जांपल है Curare जो मसल रिलैक्सेंट है और क्यूनाइन जो मलेरिया के लिए यूज होती है. Many scientists worry that destroying the rainforest ecosystem may prevent more medicine from being developed. मेडिसिन नहीं बन पाएंगी. The rainforest ecosystem also make poor farmland. Poor farmland बनते हैं इनसे. Unlike the rich soil of Great Plains where people destroyed the tall grass prairie system. आप जो ग्रेट प्लेन्स है आराम से प्लेन है नॉर्मल, उसकी बजाय जो आप ये जंगलों काट के बनाते हो वो सही नहीं है. प्रेरी के मुकाबले भी सही नहीं है. अमेजन रेन फॉरेस्ट सॉइल इज थिन एंड हैज फ्यू न्यूट्रिएंट्स. अब इतने सालों तक जिसमें जंगल रहा है, पेड़ परमानेंट उगे रहे हैं, वो कहाँ से फसलों को सपोर्ट करेगा, आप खुद समझ सकते हैं. तो प्रेरी की भी तुलना में और ग्रेट प्लेन्स दोनों की तुलना में बहुत ही कम न्यूट्रिएंट इनमें है. ओनली अ फ्यू सीजन्स ऑफ क्रॉप्स मे ग्रो बिफोर ऑल न्यूट्रिएंट्स आर ऑब्जर्व. कुछ ही सीजन्स की जो है फसलें उगाई जा सकती है उसके जब तक कि सारे ना चले जाएं. द फार्मर और एग्री बिजनेस मस्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ लैंड लिविंग एन एम्प्टी इकोसिस्टम बिहाइंड. अब जब ये सारे न्यूट्रिएंट खत्म हो जाते हैं और ये नहीं कुछ उगा पाते हैं यहाँ पे, तो दूसरे लैंड पे चले जाते हैं. लेकिन जंगल तो काट दिए ना आपने, ये इकोसिस्टम तो तबाह हो गया. ठीक है, तो ये प्रोसेस चल रहा है और इस प्रोसेस से खतरा है. कैनोपी वर्षावन के शीर्ष पर स्थित पारिस्थितिक तंत्र है जहां अंजीर जैसे लंबे पतले पेड़ सूरज की रोशनी की तलाश में उगते हैं. कैनोपी पारिस्थितिक तंत्र में अन्य पौधे भी शामिल है जिन्हें एपीफाइट्स कहा जाता है, जो सीधे शाखाओं पर उगते हैं. छत्र छाया के नीचे अंडरस्टोरी पारिस्थितिक तंत्र मौजूद है. छतरियों की तुलना में अधिक गहरे और अधिक आर्द्र होते हैं. गहरे की बजाय यहाँ अंधेरे होगा. ठीक है, अधिक अंधेरे और डार्क होते हैं, आर्द्र होते हैं. बंदर जैसे जानवर कमजोर पर कमजोर से मतलब यहाँ पे ये है अंडर स्टोरी. ठीक है, इसमें रहते हैं. पेड़ों के फलों के साथ साथ भृंग जैसे छोटे जानवर भी खाते हैं. वन तल परिस्थिति तंत्र विभिन्न प्रकार के फूलों का समर्थन करते हैं जो तितलियों जैसे कीड़ों द्वारा खिलाए जाते हैं. बदले में तितलियां वन तल के परिस्थिति तंत्र में मकड़ियों जैसे जानवरों के लिए भोजन प्रदान करती हैं. तो तितलियां मकड़ियों कर रही हैं, पेड़ तितलियां पेड़ों कर रही हैं, छोटे जानवरों को बंदर खा रहा है. इस तरीके से पूरा चलता है. मानव गतिविधि अमेजन में सभी वर्षावन परिस्थिति प्रणालियों को खतरे में डालती है. कृषि भूमि, आवास और उद्योग के लिए हजारों एकड़ भूमि साफ की जाती है. अमेजन वर्षावन के देश जैसे ब्राजील, वेनेजुएला और इक्वाडोर अविकसित है. सोया और मक्का जैसी फसलों के लिए जगह बनाने के लिए पेड़ों को काटने से कई गरीब किसानों को फायदा होता है. ये संसाधन उन्हें आय और भोजन का एक विश्वसनीय स्रोत देते हैं. उनके बच्चे पढ़ पाते हैं. तो ये सारी चीजें चल रही हैं और जिससे इकोसिस्टम जो है वो खत्म हो रहे हैं. परिवार को बेहतर स्वास्थ्य मिलता है. हालांकि वर्षावन परिस्थिति तंत्र के विनाश की अपनी लागत है. वर्षावन बहुत सारी औषधियां होती हैं जैसे क्यूरेरा मलेरिया आपको एग्जांपल दिया है. वैज्ञानिक कह रहे हैं हम नहीं बन पाएंगी. वर्षावन परिस्थिति तंत्र भी खराब कृषि भूमि बनाते हैं. मतलब कृषि भूमि भी ढंग की नहीं बना रहे. एक तो दवाइयां जा रही, इकोसिस्टम जा रहा, दो नुकसान ऊपर से जो काट के आप बनाओगे वो मिट्टी भी इस तरह की नहीं है कि बहुत सारी सीजन आप उस पर उगा सको. कुछ ही सीजन आप कर पाते हो और उसके बाद में वो मिट्टी पूरी तरह से खराब हो जाती है. ना आपके किसी काम की रहती है, ना जानवरों की किसी काम की रहती है. ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए. क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको? रीबाउंडिंग इकोसिस्टम, अभी रीबाउंड भी होते हैं. किस तरीके से? इकोसिस्टम कैन रिकवर फ्रॉम डिस्ट्रक्शन. However, the delicate coral reefs ecosystem in South Pacific are at risk due to the rising ocean temperature and decreased salinity. तो जो इकोसिस्टम है वो रीबाउंड भी होते हैं, अपने आप को रिकवर भी करते हैं. ठीक है, कैसे? जो डेलिकेट कोरल रीफ इकोसिस्टम है जैसे साउथ पैसिफिक एरिया में, वो रिस्क पे है क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है और सेलिनिटी जो है, लवणता, वो कम हो रही है. कोरल्स बीच जो मूंगे की चट्टाने होती है, आपने देखी होगी ऐसी ऐसी ऊपर से रीफ्स बनी होती है जिसपे मतलब एक ऐसा शंख शंख जो शंख भी नहीं बोलेंगे, जो अगर आपने समुद्र से थोड़ा बहुत वास्ता रखते हो तो थोड़े बहुत समुद्र के जैसे आभूषण आते हैं,
उस तरीके की चीजें उस पर होती हैं, ठीक है, फिक्स होती हैं। तो कोरल्स बीच ये चट्टान होती है, कोरल्स ब्लीच और लॉस देयर ब्राइट कलर्स। तो कोरल्स जो होती हैं वो एक तरीके से ब्लीच हो जाता है उनका, फिर उनका ब्राइट कलर खो देती हैं इन वाटर ड्यू दैट इज टू वार्म। जिसमें बहुत ज्यादा पानी गर्म हो जाता है तो वहां पे अपना ब्राइट कलर ही खो देती हैं। दैट डाई इन वाटर दैट इज नॉट साल्टी इनफ, और साल्टी इनफ नहीं होगा तब भी मर जाती हैं। विदाउट द रीफ स्ट्रक्चर, अगर रीफ इनको सपोर्ट नहीं करता है, द इकोसिस्टम कोलैप्सेस, इकोसिस्टम ये कोलैप्स हो जाता है। Organisms such as algae, plants such as sea grass and animals such as fish, snakes and shrimp disappear। तो ये पूरा इकोसिस्टम खत्म हो जाएगा अगर कोरल रीफ नहीं है। कोरल को रीफ सपोर्ट नहीं कर पा रही है, वहां से फिर आगे एल्गी नहीं बन पाएगी, सी ग्रास नहीं बन पाएगी, और उनको खाने वाले जानवर फिश स्नैक्स नहीं आ पाएंगे, तो पूरा इकोसिस्टम तबाह हो जाता है। मोस्ट कोरल रीफ इकोसिस्टम विल बाउंस बैक फ्रॉम कोलैप्स, लेकिन कोरल रीफ जो है वो रिकवर कर सकता है as ocean temperature cools and retains more salt that bringly the brightly colored corals return। जैसे ही ओशियन का टेम्परेचर जो है वो कूल हो जाता है, क्योंकि पानी बहुत देर तक गर्म नहीं रहता है, बहुत देर तक ठंडा नहीं रहता, जल्दी गर्म होता है जल्दी ठंडा होता है। तो ये जैसे ही ठंडा होता है और लवणता उसके पानी में वापस आती है, वैसे ही कोरल्स वापस आ जाती हैं। स्लोली दे बिल्ड रीफ्स, धीरे धीरे वो रीफ्स बना लेती हैं और धीरे धीरे प्लांट्स वगैरह सब वापस आ जाते हैं, ठीक है। इंडिविजुअल पीपल, कल्चर एंड गवर्नमेंट्स आर वर्किंग टू प्रिजर्व इकोसिस्टम दैट आर इम्पोर्टेंट टू देम। इंडिविजुअल पीपल कल्चर गवर्नमेंट ने ट्राई तो किया है, कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब इंसान में इतनी जागरूकता आई है, अब पेरिस समिट, ये समिट, वो समिट सब हो रहे हैं कि टेम्परेचर कम किया जाए, ये किया जाए, वो किया जाए, ठीक है। बहुत कुछ अब हो रहा है that are important to them. The government of Ecuador, for instance, recognizes ecosystem rights in the country's constitution। इकोसिस्टम के राइट्स को कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया है इक्वाडोर में, ठीक है। द सो कॉल्ड राइट्स ऑफ नेचर सेज नेचर और पंचामामा, पचमा, नेचर के राइट्स या फिर पचमामा अर्थ जिसको बोल रहे हैं, ये इसके राइट्स के लिए इन्होंने इकोसिस्टम में लिख दिया है। वेयर लाइफ इज रिप्रोड्यूस्ड एंड एग्जिस्ट, जहां जहां पे लाइफ रिप्रोड्यूस होती है, एग्जिस्ट करती है, हैज द राइट टू एग्जिस्ट, उसको राइट एग्जिस्ट करने का, परसिस्ट करने का, मेंटेन करने का एंड रीजनरेट करने का, इट्स वाइटल साइकिल्स, स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड इट्स प्रोसेस इन इवोल्यूशन। तो जहां भी राइट्स ऑफ नेचर, प्रकृति का अधिकार है, फिर पचमामा अर्थ का अधिकार है, वहां पे जहां भी लाइफ प्रोड्यूस होती है, एग्जिस्ट करती है, उसको पूरा अधिकार है एग्जिस्ट करने का, परसिस्ट करने का, मेंटेन करने का, वापस से पैदा होने का। इसकी जितनी वाइटल साइकिल, स्ट्रक्चर है, फंक्शन है, प्रोसेस है, ये सब कुछ हो सकता है, आप इसको नहीं दबा सकते एज ए इंसान। तो ये राइट्स टू नेचर दिए गए हैं इक्वाडोर में, इसको कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया गया है। एवरी पर्सन, पब्लिक, कम्युनिटी, नेशनलिटी विल बी एबल टू डिमांड द रिकॉग्निशन ऑफ राइट्स फॉर नेचर बिफोर द पब्लिक बॉडीज। पब्लिक बॉडीज के सामने कोई भी इंसान अब जाके मांग सकता है, ये तो खुद जाके नहीं मांग सकते बेचारे, इसी का इंसान फायदा उठा रहा है, लेकिन अब कोई भी इंसान जो प्रकृति प्रेमी हो जाके उठा सकता है। Ecuador is home not only to rainforest ecosystem but also river ecosystem and the remarkable ecosystem on the Galapagos Island। क्योंकि इक्वेडोर में सिर्फ रेन फॉरेस्ट इकोसिस्टम ही नहीं है, ये अमेजन रेन फॉरेस्ट का ही पार्ट नहीं है, बल्कि रिवर इकोसिस्टम भी है इसमें, और गल्पागो आइसलैंड भी है। तो पुनर्जीवन भी होता है, वापस से विकसित भी होते हैं। परिस्थिति तंत्र विनाश से उबर सकता है, समुद्र के बढ़ते तापमान, कम होती लवणता के कारण दक्षिण प्रशांत क्षेत्र में नाजुक मूंगा चट्टान परिस्थिति तंत्र खतरे में है। बहुत गर्म पानी मूंगे ब्लीच हो जाते हैं और अपना चमकीला रंग खो देते हैं, उस पानी मर जाते हैं जो पर्याप्त खारा नहीं होता। चट्टान संरचना के बिना पारिस्थितिक तंत्र ध्वस्त हो जाता है, शैवाल जैसे जीव, समुद्री घास, पौधे, मछली, सांप, झींगा सब कुछ गायब हो जाते हैं। अधिकांश मूंगा चट्टान परिस्थिति की तंत्र ढहने से वापस लौट आएंगे, ठीक है। जैसे ही ये चट्टान परिस्थिति तंत्र वापस जाएगा, समुद्र का तापमान ठंडा होगा, अधिक नमक आएगा, वैसे ही वापस आ जाते हैं, धीरे धीरे चट्टान बनाते हैं और शैवाल, पौधे, जानवर सभी लौट आते हैं, ठीक है। तो व्यक्तिगत लोक संस्कृति संस्कारें जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं वापस से लाने का। उदाहरण के लिए इक्वाडोर की सरकार देश के संविधान में पारिस्थितिक अधिकारों को मान्यता देती है। प्रकृति के तथाकथित अधिकार कहते हैं कि प्रकृति या पचमामा पृथ्वी, जहां जीवन का पुनरुत्पादन होता है, अस्तित्व में है। अपने महत्वपूर्ण चक्रों, संरचना, कार्य, विकास में इसकी प्रक्रियाओं को अस्तित्व में रखने, बनाए रखने और पुनर्जीवित करने का अधिकार प्राप्त है। प्रत्येक व्यक्ति, लोक समुदाय, राष्ट्रीय सार्वजनिक निकायों के समक्ष प्रकृति के अधिकारों की मान्यता की मांग करने में
सक्षम है। कोई भी व्यक्ति, समुदाय, जैसे हमारे यहाँ पे बिश्नोई समुदाय है, पेड़ों को बड़ा जोर देता है, ठीक है, तो उसी तरह कोई भी जो समुदाय है वो जाके मांग कर सकते हैं। इक्वाडोर न केवल वर्षावन परिस्थितिकी प्रणालियों का घर है, बल्कि नदी परिस्थिति प्रणालियों और गैलापागोस द्वीप समूह पर उल्लेखनीय परिस्थिति प्रणालियों का घर भी है। तो हमने इकोसिस्टम को समझा है सबसे पहले कि इकोसिस्टम क्या है, ठीक है। अब इकोसिस्टम के बाद में हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं एनवायरनमेंट का। तो इकोसिस्टम तक आपको कोई भी दिक्कत है तो बताइए। इकोसिस्टम तक आपको कोई भी परेशानी है? इकोसिस्टम तक आपको कोई भी परेशानी है? इकोसिस्टम क्लियर है? इकोसिस्टम के बाद हम देख रहे हैं क्लाइमेट चेंज, जलवायु में परिवर्तन। तो जलवायु में परिवर्तन के लिए पहले पता होना चाहिए कि जलवायु क्या होती है। पता है आप सभी को? क्या होती है जलवायु? और क्या इफेक्ट होते हैं इसके? क्या इफेक्ट है इसके? देखिए, क्या है क्लाइमेट चेंज? क्लाइमेट चेंज रेफर्स टू द लॉन्ग टर्म शिफ्ट्स इन टेम्परेचर एंड वेदर पैटर्न्स। टेम्परेचर और वेदर के जो पैटर्न है उसमें लॉन्ग टर्म शिफ्ट आ जाएगा। क्लाइमेट भी किसको बोलते हैं, जलवायु भी किसको बोलते हैं? इससे पहले एक टर्म आती है मौसम, ठीक है। तो मौसम क्या है? आपका रेगुलर है, डेली है, भाई ये मौसम है, आज ये चल रहा है। ये बहुत लंबे समय तक जो रहता है, नॉर्मल एवरेज, उसको हम जलवायु बोलते हैं। और इस जलवायु में जब कुछ चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है, तो बेसिकली क्या आ रहा है? जल और वायु। तो आप समझ रहे हैं कि टेम्परेचर और वेदर में चेंजेस, जल और वायु, एक तरीके से वाटर और एयर में चेंजेस तो किस में आएंगे? टेम्परेचर और वेदर पैटर्न्स में। वही मौसम की बात हो रही। टेम्परेचर वेदर पैटर्न्स में जो लॉन्ग टर्म शिफ्ट है, क्योंकि खुद ही लॉन्ग टर्म है, तो इसमें चेंज और भी लॉन्ग टर्म में हम देखेंगे। तो लॉन्ग टर्म में जो चेंज आ जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? क्लाइमेट चेंज। सच शिफ्ट्स कैन बी नेचुरल ड्यू टू चेंजेस इन द सन्स एक्टिविटी और लार्ज वोल्केनिक इरप्शंस। नॉर्मल भी हो सकते हैं क्योंकि सन की जो एक्टिविटी है उसमें कोई चेंज, या फिर वोल्केनिक इरप्शंस में कोई चेंज। बट सिंस द 1800s ह्यूमन एक्टिविटीज हैव बीन द मेन ड्राइवर ऑफ क्लाइमेट चेंज। लेकिन सन 1800 से, उसके पहले नेचुरल हो सकते थे ज्वालामुखी से, सूर्य से, लेकिन सन 1800 से लगभग जितने भी हैं वो ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से है। प्राइमरली ड्यू टू द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल, ऑयल एंड गैस। कोयला, तेल और गैस के जलाने से हुए हैं। बर्निंग फ्यूल्स
generate greenhouse gas emissions that act like a blanket wrapped around the earth. ये जो फॉसिल फ्यूल्स है, इनसे क्या होता है, ग्रीन हाउस गैस जनरेट होती हैं जो एक कंबल की तरह, एक ब्लैंकेट की तरह धरती को ओढ़ लेती हैं, ट्रैपिंग द सन्स हीट एंड राइजिंग टेम्परेचर्स। ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट, GHG इफेक्ट, आपने जरूर सुना, पढ़ा, देखा, इसके एग्जाम्पल्स भी आते हैं छोटी क्लासेस में भी आजकल ये पढ़ाया जाता है। एक कांच के बॉक्स में बंद करके इसका एक एक्सपेरिमेंट भी होता है कि यहाँ से किस तरीके से आप इसको देख पाते हैं। ठीक है, तो ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट का मतलब क्या है कि जो ग्रीन हाउस है, ये जो गैसें हैं, ये जो गैसें ग्रीन हाउस गैस की तरह, ग्रीन हाउस की तरह इफेक्ट देती हैं। ग्रीन हाउस की तरह इफेक्ट देने का मतलब क्या है, मैं आपको बताता हूँ। वो एक्सपेरिमेंट जो कांच वाला मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए क्या होता है, ये हमारी अर्थ है, ये हमारी मदर अर्थ है, ठीक है। और ये जो गैसें हैं जो फॉसिल फ्यूल्स के जलाने से, इंसान जो जलाता है फॉसिल फ्यूल्स को, वहां से आती है। ये एक कवर की तरह है, इसलिए छोटी क्लासेस में इसको एक एक्सपेरिमेंट ग्लास की तरह बताया जाता है कि ग्लास अगर लगा देंगे तो हीट नहीं जा पाएगी। मैं आपको नॉर्मली समझा रहा हूँ कि ये इस तरीके से एक कवर कर लेती है हर अर्थ को, जो कि हीट को आने तो देता है, ठीक है, हीट को आने तो देता है लेकिन जाने नहीं देता है। अगर ये 5 बार आ रही हैं तो 3 बार ही जा पाएंगी। ये जाने नहीं देता है, रोक लेता है हीट को अपने अंदर ही, और इसी को बोलते हैं ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट। इससे क्या हो रहा है, जब आप हीट को आने दोगे और जाने नहीं दोगे, टेम्परेचर राइज होगा, ठीक है, टेम्परेचर राइज होगा, हर साल राइज हो रहा है। टेम्परेचर राइज होगा, इससे क्या होगा, अंटार्कटिका में जो बर्फ है वो पिघलेगी, ठीक है, बर्फ जो है वो मेल्ट हो जाएगी। उससे क्या होगा, सी लेवल जो है वो ऊपर हो जाएगा, ठीक है, और उससे क्या होगा, दिक्कत हो जाएगी बहुत सारे इकोसिस्टम को, बहुत सारे इंसान को भी, ठीक है। तो ये सब इंसानों ने ही किया है। ग्रीन हाउस गैस फॉसिल फ्यूल्स को जलाने से आती है, जो 1800 के पहले इतना नहीं था, और ये ओजोन लेयर को भी नुकसान पहुंचाती है, जिससे ओजोन लेयर आपको सुरक्षा प्रदान कर रही है। ओजोन लेयर से जो विकिरणें आती हैं, जो बहुत हाई लेवल की हैं, वो डायरेक्ट आपके बॉडी पे पड़ेंगी, तो आपको बहुत सारे नेगेटिव इफेक्ट हो सकते हैं, जलन, सूजन, इवन आप मर भी सकते हैं अगर ओजोन परत हटा दी जाए। तो ओजोन परत को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, यानी दोहरा नुकसान इंसान को हो रहा है इन चीजों की वजह से, ठीक है, दोहरा नुकसान झेल रहे हैं, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। The main greenhouse gases that are causing climate change, including carbon dioxide, main greenhouse gas कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मेथेन, ये दो मेन कल्प्रिट हैं। These come from using gasoline for driving a car। ये कहाँ से आते हैं, गैसोलीन जो हम यूज करते हैं, पेट्रोल वगैरह, ड्राइविंग अ कार, एक कार चलाने के लिए, और कॉल फॉर हीटिंग अ बिल्डिंग, एक बिल्डिंग गर्म करने के लिए जो कोयला आप जला रहे हैं उसके लिए, क्लियरिंग लैंड एंड कटिंग डाउन फॉरेस्ट कैन ऑल्सो रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। आप पेड़ों काट रहे हैं, उससे भी कार्बन डाइऑक्साइड निकल सकती है। एग्रीकल्चर, ऑयल एंड गैस ऑपरेशंस आर मेजर सोर्सेज फॉर मेथेन एमिशन। और मेथेन कहाँ से आ रहा है, खेती, ऑयल और गैस से, ठीक है। तो एनर्जी, एनर्जी इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, बिल्डिंग, एग्रीकल्चर एंड लैंड यूज आर अमंग द मेन सेक्टर्स कॉजिंग ग्रीन हाउस गैसेस। तो अगर सेक्टर्स निकाले जाएं तो कौन सेक्टर हैं जो ग्रीन हाउस गैस को प्रमोट कर रहे हैं सबसे ज्यादा, तो ये हो जाएगा एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्री, बिल्डिंग, एग्रीकल्चर, लैंड, ये सब कर रहे हैं। तो जलवायु परिवर्तन बेसिकली क्या है, जलवायु परिवर्तन का तात्पर्य तापमान और मौसम के पैटर्न में दीर्घकालिक बदलाव। दीर्घकालिक शब्द इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग टाइम होना चाहिए।
सूर्य की गतिविधि में बदलाव या बड़े ज्वालामुखी विस्फोटों से हो सकता था, लेकिन 1800 के दशक से मानव गतिविधियां ही इसका मुख्य कारण रही हैं। मुख्य रूप से कोयला, तेल और गैस जैसे जीवाश्म ईंधन के जलने से ये होता है। जीवाश्म ईंधन जलने से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन उत्पन्न होता है, जो पृथ्वी के चारों ओर लिपटे कंबल की तरह काम करता है, जो सूर्य की गर्मी को फंसाता है और तापमान को बढ़ाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? जलवायु परिवर्तन का कारण बनने वाली मुख्य ग्रीन हाउस गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन शामिल है। उदाहरण के लिए कार चलाने के लिए गैसोलीन या किसी इमारत को गर्म करने के लिए कोयले का उपयोग करने से आते हैं। भूमि साफ करने और जंगलों को काटने से भी कार्बन डाइऑक्साइड निकल सकता है। कृषि, तेल और गैस संचालन मीथेन उत्सर्जन के प्रमुख स्रोत हैं। ऊर्जा उद्योग, परिवहन, भवन, कृषि और भूमि उपयोग ग्रीन हाउस गैसों का कारण बनने वाले मुख्य क्षेत्रों में से है। तो कौन से मेन है? ऊर्जा उद्योग, परिवहन, भवन, कृषि और भूमि। ठीक है, तो क्या निकल के आया रिजल्ट? कि इंसान रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, ह्यूमंस आर रिस्पॉन्सिबल। कौन रिस्पॉन्सिबल है भाई? ह्यूमन रिस्पॉन्सिबल है। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ह्यूमन? ये जो सारे इफेक्ट हो रहे हैं इनके लिए ह्यूमन रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो ह्यूमंस जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। Climate scientists have showed that humans are responsible for virtually all global heating over the last 200 years. Human activities like the ones mentioned above are causing greenhouse gases that are warming the world faster than any time in least the last 2000 years. इंसान सबसे ज्यादा इस धरती को गर्म कर रहे हैं। पिछले 2000 सालों की तुलना में सबसे ज्यादा गर्मी अभी हो रही है जब से इंसानों ने अपनी बागडोर संभाली। सन 1800 से जब से हमने औद्योगिक क्रांति लाए हैं, उद्योग लगाए हैं, तब से सबसे ज्यादा पृथ्वी गर्म हो रही है। एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ सरफेस इज नाउ अबाउट 1.1 डिग्री वार्मर देन इट वाज इन द लेट 1800s। 1800वीं शताब्दी में जब जो टेम्परेचर था अर्थ का, उससे अभी 1.1 डिग्री सी ये वार्मर है। बिफोर द इंडस्ट्री रिवॉल्यूशन, वही मैंने कहा औद्योगिक क्रांति हम जो लाए उसके पहले से ये 1.1 डिग्री सी ज्यादा हो गया है। वार्मर एट एनी टाइम इन द लास्ट 1 लाख ईयर्स, 1 लाख सालों में कभी जो नहीं था इंसान ने 2000 सालों में कर दिया। द लास्ट डिकेड वाज द वार्मेस्ट ऑन द रिकॉर्ड। जो लास्ट डिकेड गई है 2011 2020 वो वार्मेस्ट थी ऑन द रिकॉर्ड, एंड ईच ऑफ द लास्ट 4 डिकेड्स हैज बीन वार्मर देन एनी प्रीवियस डिकेड सिंस 1850। और 1850 से हमेशा से पैटर्न रहा है कि जो अगले 10 साल रहे हैं वो पिछले से वार्म रहे हैं, यानी बढ़ता ही जा रहा है, कभी भी कम नहीं हुआ। मेनी पीपल थिंक दैट क्लाइमेट चेंज मेनली मीन्स वार्मर टेम्परेचर। ऐसा नहीं होता। अगर आपको लगता है कि सिर्फ जो गर्म हो रहा है, धरती हर साल गर्म हो रही है, वही क्लाइमेट चेंज है, ऐसा नहीं है। बट टेम्परेचर राइज इज ओनली द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी। लेकिन टेम्परेचर चेंज तो सिर्फ एक छोटी सी चीज आपको पता है, बिकॉज द अर्थ इज अ सिस्टम where everything is connected, changes in one area can influence changes in all others। ये हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, इकोसिस्टम में हमने ये पढ़ा है कि अर्थ जो है वो कनेक्टेड है, ये कहीं से भी अलग अलग नहीं है। जो इंडिया में होगा उसका इफेक्ट ऑस्ट्रेलिया में नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं हो सकता। अर्थ एक बहुत सारे इकोसिस्टम्स का कंबाइंड रूप और सारे इकोसिस्टम एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो अर्थ भी एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो ये टेम्परेचर चेंज अगर आप सिर्फ समझ रहे हैं तो ये छोटी सी चीज है, सब कुछ यहाँ पर कनेक्टेड है। The consequences of climate change now include among others intense droughts। क्या होगा? भयंकर सूखे आएंगे, पानी की कमी हो जाएगी, बहुत तगड़ी आग लगेंगी, सी लेवल बढ़ जाएंगे, बाढ़ आएंगी, पोलर आइस मेल्ट हो जाएगी, कैटास्ट्रोफिक स्टॉर्म्स आएंगे, डिक्लाइनिंग बायोडाइवर्सिटी डिक्लाइन हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारे इफेक्ट आ रहे हैं और आएंगे। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए मनुष्य जिम्मेदार है। जलवायु वैज्ञानिकों ने दिखाया कि पिछले 200 सालों में लगभग सभी वैश्विक तापमान के लिए मनुष्य जिम्मेदार है। ऊपर लिखित मानवीय गतिविधियां ग्रीन हाउस गैसों के कारण बन रही हैं, जो कम से कम पिछले 2000 वर्षों में किसी भी समय की तुलना में दुनिया को तेजी से गर्म कर रहे हैं।
पिछले 1 लाख साल की तुलना में कभी भी इतना गर्म नहीं रहा है पृथ्वी। 1800 की तुलना में 1.1 डिग्री सी बढ़ चुका है। पिछला दशक सबसे गर्म रहा है और पिछले 4 दशकों से 1850 से यही पैटर्न है कि जो अगला आता है पिछले से गर्म आता है, यानी कंटिन्यूस वार्म हो रहा है, कभी भी ठंडा नहीं हुआ है। और अगर ये लगता है कि सिर्फ गर्म होना ही एक इसका इफेक्ट है तो ये गलत है। बहुत कुछ इफेक्ट होगा क्योंकि सब कुछ यहाँ पे कनेक्टेड है, पूरी पृथ्वी कनेक्टेड है। ठीक है, क्या क्या होगा इससे? भयंकर सूखे, पानी की कमी, भीषण आग, समुद्र का बढ़ता स्तर, बाढ़, ध्रुवीय बर्फ का पिघलना, विनाशकारी तूफान और घटती जैव विविधता इसमें आएंगे। पीपल आर एक्सपीरियंसिंग क्लाइमेट चेंज इन डाइवर्स वेज। क्लाइमेट चेंज फील भी हो रहा है लोगों को अलग अलग तरीकों से। कैसे? Climate change can affect our health. It can affect our health, ability to grow food, housing, safety and work. ये क्या कर सकता है? हमारी हेल्थ को इफेक्ट कर सकता है, हमारी भोजन बनाने की क्षमता को इफेक्ट कर सकता है, हाउसिंग, सेफ्टी, वर्क, हर एक चीज को इफेक्ट कर सकता है। सम ऑफ अस आर ऑलरेडी मोर वल्नरेबल टू क्लाइमेट इम्पैक्ट्स। कुछ तो हम लोगों में से बहुत ज्यादा वल्नरेबल ऑलरेडी हैं। आपने सुना होगा कि कुछ लोग कहते हैं कि मैं दिल्ली चला गया, मैं वहां चला गया, मैं शिमला चला गया तो जो है मेरी हालत खराब हो गई। ठीक है, तो ये चीजें हमेशा से रही हैं। ठीक है, कुछ लोग तो पहले से ही वल्नरेबल हैं और कुछ लोग धीरे धीरे बनते जा रहे हैं। तो जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज होगा, जो लोग, कोरोना ने आके वैसे ही तोड़ दिया है। ठीक है, कोरोना ने वैसे ही तोड़ दिया है। तो जो लोग पहले से अडोप्टेबल थे वो तो थे, जो नहीं है वो भी अब होते जा रहे हैं। जिनको इफेक्ट नहीं होता था उनको भी अब इफेक्ट होता जा रहा है। ठीक है, क्लियर है ये चीज? देखें आगे। such as people living in small island nations and other developing countries। जो स्मॉल आइसलैंड नेशन में रह रहे हैं, मतलब बहुत ही कम चीज के लिए अडॉप्टेबल हैं वो पहले से ही, और अब और ज्यादा उनको दिक्कत आने वाली है। Conditions like sea level rise and saltwater intrusion have advanced to the point where whole communities have had to relocate and protracted droughts are putting people at risk। जब सी लेवल बढ़ जाएगा, ये जो सॉल्ट वाटर है, लवणता वाला वाटर है, आपके घरों में आ जाएगा, मतलब आपकी धरती पर आ जाएगा, आप जी नहीं पाएंगे, तो आपको रिलोकेट ही करना पड़ेगा, या फिर बहुत ज्यादा सूखे आ जाएंगे। ठीक है, दोनों ही चीजें खराब है। इन द फ्यूचर नंबर ऑफ पीपल डिस्प्लेस्ड बाय वेदर रिलेटेड इवेंट्स इज एक्सपेक्टेड टू राइज। और वेदर रिलेटेड इवेंट्स की वजह से, बाढ़ की वजह से आपको घर खाली करके जाना पड़ता है, सूखे की वजह से जाना पड़ता है, समुद्र का पानी आ जाएगा, तो ये सब चीजों की वजह से जो रिलोकेट जिन लोगों को करना पड़ रहा है, जिन लोग घर छोड़ जाना पड़ रहा है, उनकी संख्या क्या होने वाली है? बढ़ने ही वाली है। Every increase in global warming matters. In a series of UN reports, thousands of scientists and government reviewers agreed that limiting a global temperature rise to no more than 1.5 degrees C would help us avoid the worst climate impacts and maintain the livable climate। यूएन रिपोर्ट्स ने बताया कि बहुत सारे साइंटिस्ट इस चीज पे एग्री हुए हैं कि ग्लोबल टेम्परेचर जो है उसको हम 1.5 डिग्री सी पे लिमिट करें सालाना। ठीक है, 1.5 डिग्री सी से ऊपर नहीं जाना चाहिए, तभी जाके हम इसको रोक सकते हैं। और 3 डिग्री सी टोटल में नहीं बढ़ना चाहिए बाय द एंड ऑफ द सेंचुरी। ठीक है, तब जाके एक लिवेबल क्लाइमेट में हम रह सकते हैं। ठीक है, ये 1.5 डिग्री सी ग्लोबल टेम्परेचर है, और 3 डिग्री सी जो पूरे अर्थ का आपको बताया, जो 1.1 डिग्री सी बढ़ चुका है 1800 से, वो चीज है। ठीक है, तो इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए, तभी जाके हम रह पाएंगे, लिवेबल क्लाइमेट बनेगा। द एमिशंस that cause climate change come from every part of the world and affect everyone। emissions जिससे कि क्लाइमेट चेंज आता है, ये दुनिया के हर हिस्से से आते हैं, बट सम कंट्रीज प्रोड्यूस मच मोर देन अदर्स। लेकिन कुछ कंट्रीज जो हैं दूसरों से बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करती हैं। द 7 biggest emitters alone, China, the United States of America, India, European Union, Indonesia, Russian Federation and Brazil accounted for about half of the global greenhouse gas emissions in 2020। कुछ कंट्री जो दूसरे ज्यादा प्रोड्यूस करती हैं, इसमें 7 बिगेस्ट एमिटर ले लो आप। यूरोपियन यूनियन तो इसको कहना ही गलत है, देश नहीं है, 21-22 देश इसमें आते हैं। फिर रशियन फेडरेशन आप देख लीजिए, इसमें बहुत देश आते हैं।
ब्राजील देश कौन कौन से हैं इसमें? चाइना, यूएस, इंडिया, ब्राजील, 4 देश हैं, बाकी इंडोनेशिया, 5 देश हैं, 2 तो ऑर्गेनाइजेशन है। ये 7 लोग मिलके, मतलब 7 नहीं, लगभग करीब ये 30 देश हो गए। ये 30 देश मिलके आधा, मतलब 50% ग्लोबल एमिशन कर देते हैं। एवरीवन मस्ट टेक क्लाइमेट एक्शन बट पीपल इन कंट्रीज क्रिएटिंग मोर ऑफ द प्रॉब्लम हैव अ ग्रेटर रिस्पांसिबिलिटी टू एक्ट फर्स्ट। सभी को करना है, लेकिन जिनसे ज्यादा दिक्कत है, जिनके साथ के नाम आ गए, हमारा भी आ गया, तो हम लोगों को समझना ज्यादा जरूरी है। लोग विभिन्न तरीकों से जलवायु परिवर्तन का अनुभव कर रहे हैं। जलवायु परिवर्तन हमारे स्वास्थ्य, भोजन उगाने की क्षमता, आवास सुरक्षा और कार्यों को प्रभावित कर सकता है। हम में से कुछ लोग पहले से जलवायु प्रभावों के प्रति अधिक संवेदनशील हैं, जैसे कि छोटे द्वीप देशों और अन्य विकासशील देशों में रहने वाले लोग। समुद्र के स्तर में वृद्धि और खारे पानी घुसपैठ जैसी स्थितियों में आपको इस हद तक बढ़ गई कि पूरे समुदाय को स्थानांतरित करना पड़ा है और लंबे समय तक सूखा रहने के लिए लोगों को अकाल का खतरा पैदा हो गया है। भविष्य में मौसम संबंधी घटनाओं से विस्थापित लोगों की संख्या बढ़ने की आशंका है। ग्लोबल वार्मिंग में प्रत्येक वृद्धि मायने रखती है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्टों की एक श्रृंखला में हजारों वैज्ञानिक और सरकारी समीक्षक इस बात पर सहमत हुए कि वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सी से अधिक नहीं सीमित करने से हमें सबसे खराब जलवायु प्रभावों से बचने, रहने योग्य जलवायु बनाए रखने के लिए मदद मिलेगी। फिर भी वर्तमान में लागू नीतियां और सदी के अंत तक 3 डिग्री सेल्सियस तापमान वृद्धि की ओर इशारा करता है कि अगर ये रहेगा तभी हम जिंदा रह पाएंगे, लिवेबल एनवायरनमेंट रहेगा। जलवायु परिवर्तन के कारण बनने वाले उत्सर्जन दुनिया के हर हिस्से से आते हैं और सभी को प्रभावित करते हैं, लेकिन कुछ देश दूसरों से ज्यादा करते हैं। अकेले 7 सबसे बड़े उत्सर्जक हैं: चीन, अमेरिका, इंडिया, यूरोपियन यूनियन, इंडोनेशिया, रशियन फेडरेशन और ब्राजील। इन्होंने लगभग आधा हिस्सा जनरेट किया है 2020 में। हर किसी को जलवायु के लिए कार्रवाई करनी है, लेकिन जिनका नाम आ गया उनको ज्यादा जरूरत है। ठीक है। वी फेस अ ह्यूज चैलेंज बट ऑलरेडी नो मेनी सॉल्यूशंस। प्रॉब्लम तो है हमारे सामने, लेकिन सॉल्यूशन भी है। वो सॉल्यूशन हमें मिलके ही करना पड़ेगा। तो क्या सॉल्यूशन है बताइए? मैंने कहा हमारे सामने प्रॉब्लम भी है, सॉल्यूशन भी है। तो क्या सॉल्यूशन है हमारे सामने? क्या सॉल्यूशन है? ह्यूज क्लाइमेट चैलेंज है, लेकिन सॉल्यूशन भी है। मेनी क्लाइमेट चेंज सॉल्यूशंस कैन डिलीवर इकोनॉमिक बेनिफिट्स व्हाइल इंप्रूविंग आवर लाइव्स। बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं, वो क्या कर सकते हैं, इकोनॉमिक बेनिफिट भी दे सकते हैं, लाइफ भी इंप्रूव कर सकते हैं और एनवायरनमेंट भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। वी आल्सो हैव ग्लोबल फ्रेमवर्क एंड एग्रीमेंट्स टू गाइड प्रोग्रेस सच एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज एंड पेरिस एग्रीमेंट। इस तरह के एग्रीमेंट भी हमने किए हैं, इन सबको भी हम देखेंगे। 3 ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ एक्शन आर कटिंग एमिशंस। सबसे पहले क्या करना है? एमिशंस कट करना है। अडॉप्टिंग टू क्लाइमेट इम्पैक्टिंग एंड फाइनेंसिंग रिक्वायर्ड एडजस्टमेंट। जो एडजस्टमेंट करने हैं क्लाइमेट इम्पैक्ट्स के लिए, उनको हमको क्या करना है? उन चीजों को एडजस्ट करना है। स्विचिंग एनर्जी सिस्टम्स फ्रॉम फॉसिल फ्यूल टू रिन्यूएबल्स लाइक सोलर एंड विंड, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एनर्जी सिस्टम को स्विच कर दो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। रिन्यूएबल एनर्जी पे आ जाओगे आप, जैसे सोलर पे, वाइंड पे, इनके कोई साइड इफेक्ट नहीं है और आपका काम हो जाएगा। जो आपने बड़ी बड़ी पवन चक्कियां लगी हुई देखी होंगी, हवा खुद घुमाती है, उनसे एनर्जी जनरेट हो रही है। सोलर एनर्जी है, कभी खत्म नहीं होने वाली जिंदगी में। आराम से सोलर पैनल लगाइए, सोलर एनर्जी लीजिए। तो आप ऐसी चीजों पे फॉसिल फ्यूल जलाने की बजाय रिन्यूएबल रिन्यूएबल एनर्जी पे जाते हैं तो कोई लॉस नहीं है, उसका फायदा ही फायदा है। इससे क्या होगा? एमिशन रिड्यूस होंगे, क्लाइमेट चेंज होगा, बट वी हैव टू एक्ट नाउ while a growing number of countries is committing to net zero emissions by 2050. Emissions must be cut in half by 2030 to keep warming below 1.5 degree C. क्या हो रहा है?
हमें अभी ही कदम उठाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज तो पहले ही नहीं कर रही थी, उनको बोल दिया तो वो कह रही है कि हम 2050 तक जीरो एमिशन ले आएंगे हमारा। लेकिन जो बाकी कंट्रीज है बहुत ज्यादा कर रही है, इंडिया भी उसी में, उनको 2030 तक एटलीस्ट हाफ पे लाना चाहिए उनका एमिशन। अचीविंग दिस मींस ह्यूज डिक्लाइंस इन द यूज ऑफ कोल, ऑयल एंड गैस। इसका मतलब क्या है? कोल, ऑयल और गैस को आप बहुत ही कम यूज करेंगे। ओवर 2/3 ऑफ टुडेज प्रूवन रिजर्व्स ऑफ फॉसिल फ्यूल्स नीड टू बी केप्ट इन द ग्राउंड बाय 2050। जो फॉसिल फ्यूल्स के अभी तक के रिजर्व हैं, उनको 2050 तक अगर आपको रखना है टू प्रिवेंट कैटास्ट्रोफिक लेवल्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, 2050 तक उनको मेंटेन करना है अगर आप बहुत तूफानी परिवर्तन क्लाइमेट में नहीं चाहते हैं। Adapting to climate consequences protects people, homes, business, livelihood, infrastructure, and natural ecosystem. It covers current impacts and those likely in the future. ये करंट इवेंट को भी करता है, कैप्चर करता है, और फ्यूचर को भी। अडोप्टेशन विल रिक्वायर्ड everywhere but must be prioritized now for the most vulnerable people with the fewest resources to cope with climate hazards। तो ये हर जगह ही लागू करना है हमको, ये जो परिवर्तन है हमको हर जगह ही लागू करना है, लेकिन शुरुआत कहाँ से करनी है? जो सबसे ज्यादा परेशान लोग हैं वहां से। द रेट ऑफ रिटर्न कैन बी हाई। अर्ली वार्निंग सिस्टम्स फॉर डिजास्टर्स फॉर इंस्टेंस सेव लाइव्स एंड प्रॉपरली lives property and can deliver benefits up to 10 times the initial cost। ठीक है, तो खर्चा इनका आएगा, लेकिन ये अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है बाद में जाके आपको लगभग जान माल की आप कीमत निकालेंगे, 10 गुना तक भी आपको फायदा पहुंचाएंगे। शुरू में आपको लग रहा है कि क्यों बचाऊं मैं क्लाइमेट को, लेकिन धीरे धीरे करके जो मतलब नुकसान आपको होने वाले हैं उनसे आपको बचा लेगा, और इसलिए कह रहे हैं कि 10 गुना तक भी आपको फायदा पहुंचा सकता है, लेकिन खर्चा आपको आज करना पड़ेगा। तो हम एक बड़ी चुनौती का सामना कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले हम कई समाधान भी जानते हैं। कई जलवायु परिवर्तन समाधान हमारे जीवन में सुधार और पर्यावरण की रक्षा करते हुए आर्थिक लाभ पहुंचा सकते हैं। हमारे पास प्रगति के मार्गदर्शन करने के लिए वैश्विक ढांचे और समझौते भी हैं, जैसे सतत विकास लक्ष्य, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन और पेरिस समझौता। कार्रवाई की 3 व्यापक श्रेणियां हैं। उत्सर्जन में कटौती कर लो, जलवायु प्रभावों के अनुकूल अनुकूलन और आवश्यक समायोजन के लिए वित्त पोषण, फाइनेंसिंग करो, एडजस्टिंग करो, जो तरीके हैं उनके लिए। तो सबसे पहले तो क्या करना है? ऊर्जा प्रणालियों को जीवाश्म ईंधन जैसे सौर या पवन से जैसे नवीकरणीय ऊर्जा में बदलने से जलवायु परिवर्तन को बढ़ाने वाले उत्सर्जन में कमी आएगी। लेकिन मच्छर को भी पढ़ना है क्या? लेकिन हमें अब कार्रवाई करनी होगी, जबकि बड़ी संख्या में देश 2050 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन के प्रतिबद्ध हैं। गर्मी को 1.5 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखने के लिए उत्सर्जन को 2030 तक एटलीस्ट आधा करना होगा। इसे प्राप्त करने का अर्थ है कोयला, तेल और गैस का उपयोग कम से कम करना। जलवायु परिवर्तन के विनाशकारी स्तर को रोकने के लिए जीवाश्म ईंधन के आज के सिद्ध भंडार के 2/3 से अधिक को 2050 तक जमीन में रखने की आवश्यकता है। 2/3 से ज्यादा रहे जमीन में 2050 तक, तभी आपका काम होगा। जलवायु परिणामों के अनुरूप ढलने से लोग, घरों, व्यवसाय, आजीविका, बुनियादी ढांचे और प्राकृतिक परिस्थिति तंत्र की रक्षा होती है। इसमें वर्तमान प्रभाव, भविष्य में संभावित प्रभाव भी शामिल है। अनुकूलन की आवश्यकता हर जगह होगी, लेकिन जलवायु खतरों से निपटने के लिए सबसे कम संसाधनों वाले सबसे कमजोर लोगों को सबसे पहले दी जानी चाहिए। रिटर्न की दर ऊंची हो सकती है। उदाहरण के लिए आपदाओं के लिए प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियां जीवन और संपत्ति को बचाती है और प्रारंभिक लागत से 10 गुना तक लाभ पहुंचा सकती है। तो इम्पोर्टेंट क्या है कि आपको ये समझना कि खर्चा तो होगा, देशों को खर्चा करना पड़ेगा, लेकिन उसके फायदे बहुत हैं, फायदे आपको समझने पड़ेंगे। वी कैन पे द बिल नाउ और पे डियरली इन द फ्यूचर। आप अभी वो बिल दे दीजिए, या फिर आपको फ्यूचर में तो प्रकृति निकलवा ही लेगी। जैसा कि मैंने आपसे बताया, केदारनाथ का एग्जाम्पल है कि फ्यूचर में तो आपसे निकलवा ही लेगी, एक ही बार में सब उड़ा देगी जो आपने इतने सालों में बनाया। या फिर आप उसको क्या कर लीजिए, अभी दे दीजिए। क्लाइमेट एक्शन रिक्वायर्स सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट बाय गवर्नमेंट्स एंड बिजनेस, बट क्लाइमेट इनएक्शन इज वास्टली मोर एक्सपेंसिव। क्लाइमेट एक्शन में खर्चा तो होगा आपका, लेकिन क्लाइमेट का इनएक्शन, कुछ भी ना करना, वो सबसे ज्यादा नुकसानदायक है। वन क्रिटिकल स्टेप इज फॉर इंडस्ट्रियल कंट्रीज टू फुलफिल देयर कमिटमेंट टू प्रोवाइड 100 बिलियन अ ईयर टू डेवलपिंग कंट्रीज सो दे कैन अडॉप्ट एंड मूव टुवर्ड्स ग्रीनर इकोनॉमीज। सबसे पहले तो क्या करना है? 100 बिलियन इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज, बड़ी कंट्रीज मिलकर छोटी कंट्रीज को दें, जिससे वो ग्रीनर इकोनॉमीज की तरफ जा सके। उनके पास इतना संसाधन नहीं है कि वो ग्रीनर इकोनॉमीज की तरफ जाएं, तो ये लोग उनको पैसा दें। टू गेट फैमिलियर विद सम ऑफ द मोर टेक्निकल टर्म्स यूज्ड इन कनेक्शन विद क्लाइमेट चेंज, कंसल्ट द क्लाइमेट डिक्शनरी। क्लाइमेट डिक्शनरी में आपको कुछ और भी मिल सकता है। हमारे बिल का भुगतान कर सकते हैं या भविष्य में भारी भुगतान कर सकते हैं। अभी बिल दे दो, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे। कुल मिला के बात यह है, जलवायु कार्यवाही के लिए सरकारों और व्यवसाय द्वारा महत्वपूर्ण वित्तीय निवेश की आवश्यकता है, लेकिन जलवायु निष्क्रियता बहुत अधिक महंगी है।
अगर कुछ नहीं करेंगे तो बहुत ज्यादा महंगा है। औद्योगिक देशों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम विकासशील देशों को प्रगति प्रति वर्ष 100 अरब डॉलर प्रदान करने की अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करना है, ताकि वह अनुकूलन कर सकें और हरित अर्थव्यवस्थाओं की ओर बढ़ सके। तो आपने इकोसिस्टम का पूरा देखा, क्या होता है कैसे होता है, इसका पूरा निचोड़। उसके बाद में आपने देखा क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज के बाद हम देख रहे हैं क्लाइमेट चेंज अगर नहीं हुआ तो क्या नेचुरल डिजास्टर्स आ सकते हैं, आते रहते हैं, और लास्ट में हम इन सबको कैसे रोक सकते हैं और सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं। डेवलपमेंट भी करना है लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है, तो इसको हम लास्ट में देखेंगे। अभी तक जो दो चीजें आपने पढ़ी हैं उनमें कोई दिक्कत? अभी तक जो दो चीजें आपने पढ़ी हैं, उनमें कोई दिक्कत है आपको? नहीं है तो तीसरी चीज हम देखते हैं, जिसका नाम है नेचुरल डिजास्टर। नेचुरल डिजास्टर देखना है हमको। तो देखिए नेचुरल डिजास्टर होता क्या है, कब होता है? नेचुरल डिजास्टर occurs when natural hazards adversely impact the life of an individual। जब जो आपके नेचुरल हैजार्ड्स हैं, प्राकृतिक खतरे हैं, वो किसी इंडिविजुअल की लाइफ को इफेक्ट कर देते हैं एडवर्सली, बुरी तरीके से, बेकार तरीके से, उसको हम बोलते हैं क्या? नेचुरल डिजास्टर। Humans become vulnerable due to absence of appropriate preparedness that negatively impacts finances, environment and health of an individual। तो ह्यूमंस की हालत खराब हो जाती है जब अप्रोप्रिएट प्रिपेयर्डनेस ना हो, आपकी अचानक से ज्वालामुखी, बाढ़, भूकंप ये सब आ जाए तो फिर कुछ नहीं बचता है। नेचुरल डिजास्टर कंट्रीब्यूट्स टू डैमेज ऑफ प्रॉपर्टी एंड लॉस ऑफ लाइफ। प्रॉपर्टी लॉस, लाइफ लॉस, सब कुछ होता है। इट लीव्स इकोनॉमी टू गेट डैमेज। द सेवरिटी ऑफ द लॉस इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ नेचुरल डिजास्टर। जितना ज्यादा खतरनाक नेचुरल डिजास्टर है उतनी ज्यादा आपकी पूरी अर्थव्यवस्था हिल जाती है। एग्जाम्पल भूकंप, बाढ़, ज्वालामुखी, कुछ भी आप समझ सकते हैं। प्राकृतिक आपदा तब होती है जब प्राकृतिक खतरे किसी व्यक्ति के जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। उचित तैयारियों का अभाव के कारण मनुष्य असुरक्षित हो जाता है, जो किसी व्यक्ति के वित्त, पर्यावरण और स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। प्राकृतिक आपदा संपत्ति की क्षति और जीवन की हानि में योगदान करती है, इससे अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचता है। नुकसान की गंभीरता प्राकृतिक आपदा की तीव्रता के समानुपाती होती है। क्या होते हैं इफेक्ट? Natural disasters pose a major threat to the life of mankind. It impacts the overall behavioral health of an individual. Some of the key adverse events have the probability to cause physical destruction and shattering loss of life. The damage that these disasters are mostly sudden and unexpected, leaving the entire society in shock. ठीक है? Such disasters affects people on not just physical but also emotional and mental levels. People who have undergone through these disasters are seen to experience emotional distress. हर तरीके से तोड़ देता है। भूकंप है, बाढ़ है, सुनामी है, सुनामी भी समुद्र के अंदर का भूकंप है, किसी ज्वालामुखी का फट जाना है, सूखा पड़ जाना है, मतलब इमोशनल भी आपको तोड़ देते हैं। कहने का मतलब ये कि आपके सामने आपका जीता जागता संसार जो है 1 सेकंड में, 5 सेकंड में पूरा तबाह हो जाएगा, गिर जाएगा, कोई मर जाएगा आपका जानने वाला, आपका प्रिय। ठीक है, तो इस तरीके से इमोशनल भी ये तोड़ देते हैं। आपने देखे होंगे कितने बुरे बुरे भूकंप के इफेक्ट होते हैं। गुजरात में जब आया था, नेपाल में आया था, इंडोनेशिया में आया था, दिल्ली में आते रहते हैं, लेकिन उस लेवल का नहीं आता। तो जिस लेवल का आएगा उसी लेवल की फिर क्या होगी, नुकसान भी उसी लेवल का होगा। जैसे आप दिल्ली में सोच रहे हैं अगर 6-7 तीव्रता का आ जाए तो बिल्डिंग बिल्डिंग ऊपर है, कितनी बुरी तबाही होगी।
तो उसी हिसाब से कहा जा रहा है कि जितने डिजास्टर आते हैं हर तरीके से तोड़ देते हैं इंसान को, अर्थव्यवस्था को, सरकार को, साथ में इमोशनल लेवल पे भी तोड़ देते हैं। सम ऑफ द ट्रॉमेटिक कंडीशंस कॉज टू द विक्टिम ऑफ नेचुरल डिजास्टर फीलिंग ऑफ एंजाइटी, ट्रबल इन स्लीपिंग, कांस्टेंट वरिंग and various other depression symptoms that are common type of responses to natural disaster prior to, during and post the calamity। अच्छे से सो नहीं पाएगा, एंजाइटी की समस्या आ जाएगी, हमेशा चिंता रहेगी कि भाई बाढ़ ना आ जाए, भूकंप ना आ जाए, जो भी उसने देखा होगा उसके दिमाग में चलता रहेगा। डिप्रेशन की तरह के सिम्टम उसके आ जाएंगे। प्राकृतिक आपदाएं मानव जीवन का एक बड़ा खतरा है, किसी व्यक्ति के समग्र व्यवहारिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। कुछ प्रमुख प्रतिकूल घटनाओं में शारीरिक विनाश और जीवन की भारी क्षति होने की संभावना होती है। आपदाएं ज्यादातर अचानक और अप्रत्याशित रूप से होने वाली क्षति से पूरे समाज को सदमे में डाल देती है। ऐसी आपदा लोगों को न केवल शारीरिक बल्कि भावनात्मक और मानसिक स्तर पर भी प्रभावित करती है। जो लोग इन आपदाओं से गुजरे हैं उन्हें भावनात्मक संकट का अनुभव करते हुए देखा गया है। प्राकृतिक आपदाओं के शिकार लोगों को होने वाली कुछ दर्दनाक स्थितियां, चिंता की भावनाएं, सोने में परेशानी, लगातार चिंता का नवजात लक्षण जो आपदा से पहले, उसके दौरान और उसके बाद प्राकृतिक आपदाओं के होने से होती हैं। क्या क्या होते हैं नेचुरल डिजास्टर? देखिए फोटो में भी आपको बताया हुआ है। भूकंप, ज्वालामुखी, तूफान और टॉर्नेडो, ये इस तरह की चीजें होती हैं। ठीक है। नेचुरल डिजास्टर कंसीडर टू बी मेट्रोलॉजिकल इवेंट्स ऑफ लार्ज स्केल। ये क्या होते हैं? मेट्रोलॉजिकल इवेंट होते हैं लार्ज स्केल के, दैट कैन रिजल्ट इन लॉस ऑफ प्रॉपर्टी एंड लाइफ। क्या क्या टाइप है? टॉर्नेडो, सीवियर स्टॉर्म्स, हरिकेन्स, ट्रॉपिकल स्टॉर्म, वाइल्ड फायर, फ्लड, ड्रॉट, अर्थक्वेक। ये द फ्लड एंड सीवियर स्टॉर्म्स आर द कॉमनेस्ट फॉर्म्स ऑफ नेचुरल डिजास्टर। बाढ़ और भयंकर तूफान ये क्या है? नॉर्मल फॉर्म है नेचुरल डिजास्टर की। कॉमनेस्ट फॉर्म है मतलब सबसे ज्यादा आते रहते हैं। कॉमनेस्ट फॉर्म का मतलब क्या है? सबसे ज्यादा ये आते रहते हैं। ठीक है। If the government gets any indication of occurrence of this meteorological event, then they put the region on high alert by sending emergency declaration। अगर सरकार को कुछ भी पता लगता है थोड़ा सा भी, क्योंकि हमारी फ्रिक्वेंसी रेंज जो होती है, जो हम सुन सकते हैं वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज होती है, लेकिन भूकंप के इससे कम होते हैं और बहुत सारी चीजों के इससे ज्यादा होते हैं, तो इंसान उसको सुन नहीं पाता है। लेकिन इंसान ने ऐसी चीज डेवलप कर ली है जो स्केल पे बता देती हैं कि भाई होने वाला है। कुछ इस तरह के इंडिकेशंस होते हैं, कुछ जानवरों को पता लगता है नहीं, बहुत सारे तरीके इंसान ने डेवलप कर लिए जिससे उसको पता लग जाता है। कैसे भी उसको इंडिकेशन मिलता है वो इमरजेंसी डिक्लेरेशन जारी कर देता है। दिस हेल्प्स द स्टेट टू परफॉर्म प्रॉपर टू मेक अरेंजमेंट्स टू डील विद द इवेंट ब्रेवली। ये चीजें मदद करती हैं। सम ऑफ देम बीइंग इवैक्यूएशन ऑफ द थ्रेटन प्रोन एरिया, सेफगार्डिंग पब्लिक असेट्स। पहले ही आप बाहर निकाल लो, बाढ़ तो फिर ही पता लग जाएगी, भूकंप तो पता भी नहीं लगता है, मतलब बहुत टाइम नहीं मिलता है भूकंप के बाद। तो सबसे सिंपल तरीका क्या है? सबको बाहर निकालो। भूकंप के लिए भी कहा जाता है आप घर से निकल के बाहर आ जाइए। ठीक है। डिजास्टर स्ट्रेस हेल्प इज ऑफर्ड टू पब्लिक, इमीडिएट असिस्टेंस पोस्ट एंड ड्यूरिंग अकरेंस, मदद पहुंचाई जाती है। प्राकृतिक आपदाओं के विभिन्न प्रकार जो है, बवंडर तूफान, भयंकर तूफान, भूकंप भूकंप ये सब है। और बाढ़ और भीषण तूफान जो है पूरी दुनिया में रिपोर्ट होने वाली प्राकृतिक आपदाओं में सबसे कॉमन है। यदि सरकार की मौसम संबंधी घटनाओं के घटित होने की कोई संकेत मिलता है तो सरकारें आपातकालीन घोषणाएं भेज के क्षेत्र को हाईलाइट कर देती हैं। इससे राज्य को घटना से बहादुरी से निपटने के लिए उचित व्यवस्था करने में मदद मिलती है। उनमें से कुछ खतरे वाले क्षेत्रों को खाली कराना और सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना है। आपदा संकट सहायता किसी प्राकृतिक आपदा घटित होने से पहले, उसके बाद और उसके दौरान लोगों को तत्काल सहायता प्रदान की जाती है। कुछ तरीके हैं। ह्यूमन एक्टिविटी का इफेक्ट क्या होता है नेचुरल डिजास्टर पर? Different types of natural disaster impact the life of thousands of people every year. There are only a few of them who have the strength to bounce back। जो आपको बताया कि इमोशनल भी तोड़ देते हैं और इतना बुरा तोड़ देते हैं कि कुछ ही लोग यहाँ से बाउंस बैक कर पाते हैं। बाउंस बैक करने का चांस ये बहुत ही कम छोड़ते हैं। ठीक है। With the support received from their community and family, whereas others require additional assistance to cope up and excel on the way to recovery। कुछ लोग नाते रिश्तेदारों दोस्तों की सलाह से ऊपर आ जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों को बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है और वो शायद कभी ऊपर ना आ पाए। तो एज पर एस्टिमेशन
वन ऑफ द की रीजन बिहाइंड नेचुरल डिजास्टर इज रैपिड ग्रोथ ऑफ मॉडर्नाइजेशन। एस्टिमेशन के हिसाब से वैज्ञानिकों ने क्या बताया है कि नेचुरल डिजास्टर के पीछे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, रैपिड ग्रोथ। भूकंप भी आप देखोगे कि धरती इंसान खोदता जा रहा है, खोदता जा रहा है, कहीं मेट्रो के लिए, कहीं अंडर वाटर सी के लिए, सी टनल के लिए, कहीं किसी चीज के लिए, कहीं किसी चीज के लिए। तो इंसान धरती को खोदता जा रहा है, उसकी वजह से ही भूकंप आते हैं। तो इंसान बहुत सारे बम ब्लास्ट करके देखता है, परमाणु बम, ये बम, वो बम, धरती सोचती है एक दो बम हम भी फोड़ दें, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो मॉडर्नाइजेशन है, औद्योगिक क्रांति है, ये सब रीजन है किसका, नेचुरल डिजास्टर का भी, ठीक है। दिस हैज लेड पीपल टू नेग्लेक्ट द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट को आदमी नेग्लेक्ट करने लग गया। द मोर द एनवायरनमेंट इज इग्नोर्ड द ग्रेटर हार्म इज कॉजिंग द एनवायरनमेंट। जैसे जैसे आप प्रकृति को इग्नोर करोगे, प्रकृति आपको एक दिन आके बताएगी कि वो कौन है, ठीक है। तो जो टसल है इंसान और प्रकृति का, यही कारण है इन सबका। दिस इज सीन इन द फॉर्म ऑफ नेचुरल डिजास्टर। फिर क्या होगा नेचुरल डिजास्टर, वो एक दिन आके बता देगी आपको। पुअर मैनेजमेंट ऑफ वाटर एंड लैंड रिसोर्सेज एंड ग्लोबल वार्मिंग आर द मेजर कॉज। पुअर मैनेजमेंट है वाटर एंड लैंड रिसोर्सेज का, और क्या है, ग्लोबल वार्मिंग। ये दो मेन कॉज है। ग्लोबल वार्मिंग इज अ फिनोमेना वेयर द टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर एंड ओशन इंक्रीज दैट रिजल्ट इन इंटेंस स्टॉर्म ऑफ वेरिंग टाइप्स। ओशियन का और एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिससे बहुत सारे तूफान आते हैं। दिस इंक्लूड्स फ्लड्स एंड हरिकेन्स। फ्लड भी हो सकते हैं, हरिकेन भी हो सकते हैं। Due to the combination of these regions, humans have formed a situation where events such as hurricanes and earthquakes have become elevated to the state of natural disaster. तो इंसान ने खुद ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दी हैं, खुद ऐसे कारण दे दिए हैं जिसकी वजह से हरिकेन्स है, भूकंप है, सब ज्यादा आ सकते हैं। दिस रिजल्ट्स इन लार्ज लॉस विद रिस्पेक्ट टू ह्यूमन एंड प्रॉपर्टी लाइफ। इसकी वजह से बहुत ज्यादा लॉस हो सकता है ह्यूमन एंड प्रॉपर्टी लाइफ का। एज पर द रिसर्च डन बाय साइंटिस्ट, it was found that increase in hydrological and meteorological disaster is attributed towards a combination of human and natural factors. तो हाइड्रोलॉजिकल और मेट्रोलॉजिकल जो डिजास्टर है, जैसे बाढ़ है, भूकंप है, ये सब कहाँ से आ रहे हैं, एट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर्स। इसमें ह्यूमन फैक्टर भी है और नेचुरल फैक्टर भी है। अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन इज अनदर ह्यूमन एक्टिविटी। अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन जो है वो एक अलग ह्यूमन एक्टिविटी है दैट कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स द अकरेंस ऑफ नेचुरल डिजास्टर। तो ये अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन जो है उसकी वजह से भी हो रहा है सब कुछ। करेंटली इट इज एट इट्स पीक। करेंटली पीक पे नन ऑफ द पर्सन आर केयर्ड अबाउट द एनवायरमेंट रिलेटेड डेंजर्स एंड पीपल आर बिजी मेकिंग मोर एंड मोर मनी। पैसे बनाने में सबका ध्यान है, एनवायरमेंट की तरफ किसी का ध्यान नहीं है, और इस वजह से सारी दिक्कतें हैं। ड्यू टू इमेंस कंस्ट्रक्शन इन फ्लड प्रोन एरियाज, जहां बाढ़ आने की संभावना फिर भी वहां पर कंस्ट्रक्शन होता है, द चांसेस ऑफ विलेजेस एंड टाउन्स टू गेट अफेक्टेड बाय कोस्टल फ्लड्स एंड फ्लश फ्लड्स इज आल्सो इंक्रीज्ड। रहते ही वहां पर जहाँ पे बाढ़ आने के चांसेस है, कोस्टल फ्लड आने की चांसेस है, तो फिर होगा ही होगा। द इंक्रीज इन ह्यूमन ग्रीड डे बाय डे एंड इग्नोरिंग द लॉज रिलेटेड टू एनवायरमेंट प्रोटेक्शन इज लेडिंग टू हैम्परिंग ऑफ एनवायरमेंट। इंसान का लालच जो है बढ़ता जा रहा है, और जो कानून है एनवायरमेंट से रिलेटेड, जैसे इक्वाडोर ने कानून बना दिया, लेकिन उन कानूनों को रिजेक्ट करके, उन कानूनों को ना मान के इंसान अपने लालच में बनाता जा रहा है, कंस्ट्रक्शन करता जा रहा है, प्रॉपर्टी पेड़ों काटता जा रहा है अपनी खेती के लिए, अपने घर बनाने के लिए, उद्योगों के लिए। तो ये सारी चीजें नुकसान कर रही हैं इंसान को, और क्या आता है नेचुरल डिजास्टर। रैपिडली ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इज रिजल्टेड इन वाटर एंड एयर पॉपुलेशन। रैपिड ग्रोथ हो रही तो क्या होगा, वाटर और एयर पॉल्यूशन होगा। दो laws are prescripted with the respect of treatment of waste prior to disposing it। कानून बने हुए कि कैसे डिस्पोज करना है आपको, बट अ लॉट ऑफ टाइम्स इंडस्ट्रीज आर नेग्लेक्टिंग देम ड्यू टू देयर ओन पर्सनल बेनिफिट्स। लेकिन इंडस्ट्री उनके पर्सनल बेनिफिट की वजह से इग्नोर कर देती है। इन एडिशन टू इट, इवन अथॉरिटीज आर नॉट कीन इन टेकिंग एनी प्रॉम्प्ट एक्शन टू पनिश द कल्प्रिट्स। यहाँ तक कि जो अथॉरिटीज हैं वो भी तैयार नहीं है एक्शन लेने के लिए। क्विक कंस्ट्रक्शन has resulted in covering large land spaces with cement। क्विक कंस्ट्रक्शन में क्या हुआ है, लार्ज लैंड स्पेसेस को सीमेंट से कवर कर देते हैं। दिस इंप्लाइज दैट वाटर फ्लो हैज गॉट स्ट्रॉन्ग। इससे क्या हो रहा है, वाटर फ्लो जो स्ट्रॉन्ग रहा है, एंड ड्यू टू इनेबिलिटी टू गेट एब्जॉर्ब्ड इन सॉइल, और सॉइल में एब्जॉर्ब नहीं होने की वजह से इट गेट्स कलेक्टेड इन द सॉइल। व्हेन दिस हैपेंस एट अ फास्टर रेट, इट अल्टीमेटली रिजल्ट्स इन बिगर फ्लड्स। सोइल में एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, और जब बाढ़ आनी होगी तो भयंकर आएगी, ठीक है, ये आप ध्यान रखिए। सीमेंट आप लगा रहे हैं, वो मिट्टी को बिल्कुल, मतलब पानी को बिल्कुल नहीं ले रहा है, बाढ़ें बड़ी होती जाएंगी, भयंकर आएंगी। नॉट एवरीवन इज इग्नोर्ड एंड नेग्लिजेंट इन रिगार्ड्स द एनवायरनमेंट। देयर आर few percentage of environment conscious people who really take a lot of care about its issues and also make efforts to take up these matters at large scale।
Several NGOs and communities are there who works creating environment awareness and spreading the harmful impact on the pollution and malpractices. तो ऐसा नहीं है सभी इग्नोर कर रहे हैं, कुछ एनजीओज हैं, कुछ लोग हैं जो लगे हुए रहते हैं, अवेयरनेस भी फैलाते हैं. All this proves to be harmful to the environment. Several NGOs are even bringing this issue, global warming and pollution, in public form of rallies. They organize several campaigns to help in saving the environment and initiatives that needs to be valued. तो ऐसा नहीं है कि सभी लोग जो है बेकार हैं, कुछ लोग इनिशिएटिव भी ले रहे हैं, बड़े बड़े फोरम पे इसको लेके आ रहे हैं, ड्रामा के माध्यम से, अवेयरनेस कैंपेन के माध्यम से, स्कूल स्कूल में जाके, गांव गांव में जाके समझा भी रहे हैं चीजों को. ठीक है, तो हर तरह के लोग यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं और कर रहे हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्या है? वी लर्न फ्रॉम every natural disaster, whether it's a fire or a flood. We can learn something from it so we can respond to the next one better. जब कुछ आ जाता है नेचुरल डिजास्टर, चाहे बाढ़ हो या आग हो, तब हम उससे सीखते हैं. उसकी बजाय अगर हम पहले से ही पिछले वाले सीख लें तो हम अगले वाले को अच्छे से झेल पाए. ठीक है, तो इंसान को जरूरत है प्रॉम्प्ट एक्शन लेने की. विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं हर साल हजारों लोगों के जीवन को प्रभावित करती हैं. उनमें से केवल कुछ ही ऐसे हैं जिनके पास अपने समुदाय और परिवार से प्राप्त समर्थन के साथ साथ वापसी करने की ताकत है, जबकि दूसरों के से निपटने पुनः प्राप्ति में बहुत साल लग जाता है. एक अनुमान के अनुसार प्राकृतिक आपदाओं के पीछे एक प्रमुख कारण जो है वो आधुनिकीकरण का तेजी से बढ़ना है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन. इससे लोग पर्यावरण की उपेक्षा करने लगे हैं. पर्यावरण की जितनी अधिक अनदेखी की जाती है, पर्यावरण को उतना ही अधिक नुकसान हो रहा है. इससे प्राकृतिक आपदाओं के रूप में देखा जाता है. और भूमि संसाधनों खराब प्रदर्शन, भूमि और जल संसाधनों खराब मैनेजमेंट प्रबंधन और ग्लोबल वार्मिंग, ये दो मेन रीजन है. ग्लोबल वार्मिंग क्या है? एक ऐसी घटना है जब वायुमंडल और महासागरों का तापमान जो बढ़ जाता है. परिणाम स्वरूप विभिन्न प्रकार के तीव्र तूफान आते हैं, इसमें बाढ़ और तूफान शामिल है. इन कारणों के संयोजन के कारण मनुष्यों ने एक ऐसी स्थिति बनाई जहां तूफान और भूकंप जैसी घटनाएं प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति तक पहुंच गई हैं. इसके परिणाम स्वरूप मानव और संपत्ति जीवन के बड़े पैमाने पर नुकसान होता है. वैज्ञानिकों द्वारा किए गए शोध के अनुसार ही पाया गया कि जल विज्ञान और मौसम संबंधी आपदाओं में वृद्धि के कारण मानवीय और प्राकृतिक दोनों है. अनुचित शहरीकरण एक अन्य मानवीय गतिविधि है जो प्राकृतिक आपदाई घटना में योगदान करती है. फिलहाल ये अपने चरम पर है. किसी भी व्यक्ति को पर्यावरण संबंधी खतरों की परवाह नहीं है और अपने पैसे कमाने में लोग जो है लगे हुए हैं. बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में अत्यधिक निर्माण के कारण गांवों और कस्बों के तटीय बाढ़ की संभावना बढ़ जाती है और मानव अपनी लालच में कानूनों की अनदेखी करते हुए बनाता जा रहा है. औद्योगिकरण की तेजी से विकास के परिणाम स्वरूप जल और वायु प्रदूषण हुआ है, जिससे कचरे को पर्यावरण में फेंकने से पहले उसके उपचार के संबंध में कानून निर्धारित है, लेकिन उसके बाद भी निजी लाभ के कारण उनकी उपेक्षा करके फेंकता जा रहा है. इसके अलावा अधिकारियों को भी दोषी सजा दिलवाने के लिए त्वरित कार्यवाही में रुचि नहीं ले रहे हैं. त्वरित निर्माण के परिणाम स्वरूप बड़ी भूमि को सीमेंट से ढक दिया गया है. इसका तात्पर्य है कि पानी का बहाव बहुत तेज हो गया और मिट्टी में समान नहीं पाने के कारण मिट्टी में एकत्रित हो जाते हैं और बाढ़ बड़ी आती है. पर्यावरण के प्रति हर कोई अनभिज्ञ और लापरवाह नहीं है. कुछ लोग कोशिश भी कर रहे हैं, बड़े पैमाने पर ला रहे हैं, जागरूकता फैला रहे हैं और हानिकारक प्रभाव को फैलाने, उनके प्रभाव बताने के लिए काम कर रहे हैं. सब पर्यावरण के लिए हानिकारक साबित हो सकता है. कई एनजीओ ग्लोबल वार्मिंग प्रदूषण के इस मुद्दे को रैलियों के रूप में भी जनता के सामने ला रहे हैं. वे पर्यावरण को बचाने के लिए, मदद करने के लिए कई अभियान चलाते हैं और ऐसी पहल करते हैं जिनमें महत्व देने की आवश्यकता है. हम हर प्राकृतिक आपदा सीखते हैं, चाहे वह आग हो या बाढ़ हो. इससे कुछ सीख सकते हैं ताकि हम अगली आपदा का बेहतर ढंग से जवाब दे सकें. ठीक है, तो नेक्स्ट आता है कंक्लूजन. इन मॉडर्न टाइम्स, अब इससे जो सब अब सुन लिया आपने, देख लिया, इंसान ये कर रहा है, इंसान वो कर रहा है, अब इससे करना क्या है? In modern times, the divide between natural, man-made, and man-accelerated is quite difficult to draw, with human choices like architecture, fire, resources management, or even climate change potentially playing a role. इंसान के द्वारा बनाया गया नेचुरल या फिर इंसान के द्वारा एक्सिलरेट किया गया, इंसान ने बढ़ा दिया है, इंसान ने बनाया है या फिर नहीं बनाया, इनमें डिफरेंस करना बहुत मुश्किल है. अगर हम बात करें आर्किटेक्चर की, निर्माण की, फायर आग की, रिसोर्स संसाधनों की, संसाधनों के प्रबंधन की, क्लाइमेट चेंज की, तो ये सब रोल प्लेस में कर रहे हैं. An adverse event will not rise to the level of a disaster if it is occurs in the area without vulnerable population. ये डिजास्टर नहीं बनता अगर एक वल्नरेबल पॉपुलेशन की जगह पर, जैसे ज्वालामुखी फूटते हैं, ज्वालामुखी ऐसे होते हैं कि उनका लावा मतलब इतना सा अगर टच हो जाएगा तो छेद कर देगा आपके अंदर, लेकिन वहां पे जनता रहती ही नहीं, तो इसलिए इतना इफेक्ट नहीं करते, इतने फोकस में रहते. बाढ़ भूकंप इतनी बड़ी समस्या क्यों बन गई? क्योंकि ये पॉपुलेटेड एरिया में आते हैं. ठीक है, तो इंसान इतने ज्यादा रह रहे हैं
कि पॉपुलेशन पहले ही वल्नरेबल है उनकी। इन अ वल्नरेबल एरिया हाउएवर सच एज नेपाल ड्यूरिंग द 2015 के भूकंप, एन एडवर्स इवेंट कैन हैव डिजास्टर consequences and leave lasting damage which can take years to repair। क्योंकि पॉपुलेटेड जगह पे आते हैं इसलिए बहुत लंबे समय तक इफेक्ट इनके चलते हैं। द डिजास्टर consequences also impact the mental health of affected communities, often leading to post traumatic symptoms। These increased emotional experiences can be supported through collective processing, leading to resilience and including community engagement। कम्युनिटी एंगेजमेंट, ठीक है, तो कम्युनिटी में एंगेजमेंट करके इमोशनल से कलेक्टिव मतलब साथ रह के उनका किसी भी तरीके से उनका एंगेजमेंट बढ़ा के आप ये सब कर सकते हो। लेकिन ट्रोमा में तो जाता ही है आदमी, ठीक है, इसको पोस्ट ट्रोमेटिक सिम्टम बोल रहे हैं ये। ट्रोमा में तो जाता ही है आदमी, सदमे में जा ही रहा है इन चीजों की वजह से। निष्कर्ष के आधुनिक समय प्रकृति मानव निर्मित और मानव त्वरित के बीच विभाजन को दूर करना काफी मुश्किल है, क्योंकि वास्तुकला, आग संसाधन प्रबंधन, यहाँ तक कि जलवायु परिवर्तन जैसे मानवीय विकल्प संभावित भूमिका निभा रहे हैं। कोई प्रतिकूल घटना आपदा के स्तर तक नहीं बढ़ेगी यदि वे कमजोर आबादी वाले क्षेत्रों में घटित हो। 2015 के भूकंप के दौरान नेपाल जैसे संवेदनशील क्षेत्र में प्रतिकूल घटना के विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं और स्थायी क्षति हो सकती है, जिसकी मरम्मत से वर्षों लग सकते हैं। विनाशकारी परिणाम प्रभावित समुदायों को मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर डालते हैं, जिससे अक्सर अभिघात जन्य लक्षण उत्पन्न होते हैं। इन बढ़े हुए भावनात्मक अनुभवों को सामूहिक प्रसंस्करण के माध्यम से समर्थित किया जा सकता है, जिससे लचीलापन और सामुदायिक जुड़ाव बढ़ेगा। ठीक है, तो ये हमने देखा नेचुरल डिजास्टर। अब 3 चीजें आपने देख ली हैं। क्या क्या देख लिया है? नेचुरल डिजास्टर देख लिया है अभी अभी, उसके पहले क्लाइमेट चेंज देखा था, और उसके पहले आपने इकोसिस्टम देखा था। अब हम लास्ट चीज हमारी देखते हैं। ये सब हमने देख लिया। अब इस सबसे बचने के लिए हमको करना क्या है, इंसान ने क्या तरीके अपनाए हैं, इंसान कैसे बचने का प्रयास इन सबसे कर रहा है। तो क्या किया है इंसान ने बचने के लिए? सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्लान बनाया है। उसमें कुछ गोल्स हैं, लक्ष्य निर्धारित किए हैं। देखते हैं हम उनको क्या क्या है वो। तो देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स स्पेल आउट हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवर एनवायरनमेंट एंड शो क्लाइमेट चेंज फ्रॉम फॉरेस्ट टू ओशियंस टू एवरीवेयर इन बिटवीन। क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट? कि हम कैसे पर्यावरण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखा सकते हैं, चाहे जंगल हो, महासागर हो, हर जगह। थिंक अबाउट योर इलेक्ट्रिसिटी यूज एंड योर ट्रेवल, चेक योर dinner table, rescue, reuse whatever you can। The possibilities for action are many and add up fast। आपको खुद के अंदर चेंज लाने होंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब यही है कि आप बिजली कैसे यूज करते हो, पानी कैसे यूज करते हो, ये सब चीजें आप कैसे यूज करते हो देख रहे हैं, और इनमें बदलाव लाना, सुधार लाना है। ग्रीन हाउस गैस एमिशंस पर पर्सन वर ग्रेटली अमंग कंट्रीज। पर पर्सन एमिशन भी बहुत ज्यादा उन देशों में, जैसे कि बात करें अमेरिका की, तो यहाँ पे पर कैपिटा एमिशन जो है मोर देन डबल द वर्ल्ड एवरेज ऑफ 6.5 टन ऑफ CO2 इक्विवेलेंट। जो अमेरिका के अलावा दुनिया कर रही है उसकी तुलना में अमेरिका का पर कैपिटा एमिशन हर आदमी का बहुत ज्यादा है, डबल के लगभग है। While in India they are less than half the world average। वर्ल्ड एवरेज का इंडिया में हाफ है, अमेरिका में डबल है। ग्लोबली द 10% ऑफ द पीपल with the highest income account for nearly half of all emissions। 10% जनता सिर्फ जो है आधा एमिशन कर रही है। Here are some actions to reduce। कैसे कैसे हम कम कर सकते हैं? सेव एनर्जी एट होम। घर पे क्या करना है? एनर्जी एफिशिएंट इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस लगाइए। जब काम नहीं आ रहा तो बंद कर दीजिए।
जो आपकी लॉन्ड्री है वो कोल्ड वाटर से कीजिए, कपड़े कोल्ड वाटर से धोइए, ऑयल गैस का यूज कम कीजिए, ठीक है। ड्रायर की बजाय आप कपड़े डाल के सुखाइए, होम को एनर्जी एफिशिएंट बनाइए, बेटर इंसुलेशन करवाइए, ठीक है। ये सब आपको करना है। ये सब करके आप अपना जो कार्बन फुटप्रिंट है वो 900 पर ईयर कम कर सकते हैं। सतत विकास लक्ष्य ये बताते हैं कि हम अपने पर्यावरण की रक्षा कैसे कर सकते हैं। जंगलों से लेकर महासागरों तक हर जगह जलवायु परिवर्तन को धीमा कर सकते हैं। अपने बिजली के उपयोग, अपनी यात्रा के बारे में हर एक चीज हमको देखनी है। जैसे एग्जांपल दे रखा, प्रति व्यक्ति ग्रीन हाउस गैस विभिन्न देशों में बहुत है, 6.5 टन लगभग अमेरिका में है, डबल है जो विश्व का औसत है, और उससे आधा है इंडिया में। उससे आधा नहीं, विश्व का आधा इंडिया में, अमेरिका में यहाँ से 4 गुना है। आप देखेंगे कि 10% आबादी जो है वो लगभग हाफ एमिशन कर रही है। 10% आबादी सिर्फ दुनिया की हाफ एमिशन कर रही है। उत्सर्जन लगभग आधा हिस्सा। पर्यावरण पर आपके प्रभाव को कम करने के लिए यहाँ कुछ कार्यवाही दी गई है। जलवायु कार्रवाई विज्ञान और समाधानों के बारे में अधिक जानने घर पर ऊर्जा कैसे बचाएं। बिजली और गर्मी कोयले, तेल और गैस से संचालित होती है। अपने हीटिंग और कूलिंग के उपयोग को कम करके एलईडी लाइट बल्ब लगा के, ऊर्जा कुशल बिजली के उपकरणों का यूज करके अपने कपड़े ठंडे पानी से धोएं। ड्रायर का उपयोग ना करें, ठीक है। सुखाने के लिए लटका के सुखाएं। बेहतर इंसुलेशन के माध्यम से अपने घर की ऊर्जा दक्षता में सुधार कर सकते हैं। तेल गैस का उपयोग कम करके 9,900 किलोग्राम हर साल कम कर सकते हैं। होम सोर्सेज ऑफ एनर्जी, घर के सोर्स ऑफ एनर्जी चेंज करने हैं। अपनी यूटिलिटी कंपनी से बोल के कोल, ऑयल और गैस का यूज कम से कम हो। रिन्यूएबल सोर्सेज पर अगर स्विच कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। सोलर पैनल्स लगवा सकते हैं अपने घर पे, सोलर पैनल से बिजली आएगी। स्विचिंग योर होम फ्रॉम ऑयल गैस और कोयल पावर एनर्जी टू रिन्यूएबल सोर्सेज सच एज वाइंड और सोलर कैन रिड्यूस योर कार्बन फुटप्रिंट अप टू 1.5 टन ऑफ CO2 पर ईयर। आप रिन्यूएबल पर जाएंगे, 1.5 टन आपका कम हो जाएगा। अपने घर के ऊर्जा स्रोत को बदल सकते हैं, ठीक है, जो अभी इंग्लिश में देखा हमने। ऊर्जा तेल और कोयले या गैस को की बजाय आप पवन सौर जैसे उपकरणों को यूज कर सकते हैं अपने घर की ऊर्जा के लिए। छत पर सौर पैनल लगवा सकते हैं। तो ये सब काम करने से आपका कार्बन फुटप्रिंट बहुत कम हो जाएगा। वॉक, बाइक और टेक पब्लिक ट्रांसपोर्ट, खुद की ट्रांसपोर्ट की बजाय पैदल चल सकते हैं, बाइक ले सकते हैं, या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट कारपूल कर सकते हैं, क्योंकि कार में आपने देखा था कि बहुत ग्रीन हाउस गैसेस निकलती हैं। पैदल चलें, बाइक या सार्वजनिक परिवहन का साधन उपयोग करें, ठीक है। पैदल चलना, बाइक, या फिर कारपूलिंग भी हो सकता है, 4-5 लोग एक साथ जा रहे हैं। संभव हो तो कारपूल करें। कार का उपयोग करने वाली जीवन शैली की तुलना में कार मुक्त जीवन आपके कार्बन फुटप्रिंट को लगभग 2 टन कम कर सकता है। स्विच टू एन इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक व्हीकल पर स्विच कर जाए अगर कार ही चलानी है तो। टाटा की नेक्सॉन ले लें। If you plan to buy a car, consider going electric with more and cheaper models coming to the market. In many countries, electric cars help reduce air pollution and cause significantly fewer greenhouse gas emissions than gas or diesel powered vehicles. But many electric cars still run on electricity produced from fossil fuels. इलेक्ट्रिसिटी पे तो आ गए, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी भी कहां से आ रही है? इलेक्ट्रिसिटी फॉसिल फ्यूल से आ रही है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी कहां से आ रही है? इलेक्ट्रिसिटी फॉसिल फ्यूल से आ रही है। And the batteries and engines require rare minerals which often come with high environmental and social cost. और बैटरी के भी जो इक्विपमेंट है वो भी सोशल कॉस्ट हाई, एनवायरमेंटल कॉस्ट हाई उनकी। स्विचिंग फ्रॉम अ गैसोलीन और डीजल पावर्ड कार टू एन इलेक्ट्रिक व्हीकल कैन रिड्यूस योर कार्बन फुटप्रिंट बाय 2 टन। ये भी 2 टन कम कर देगा। हाइब्रिड व्हीकल कैन सेव अप टू 700 किलोग्राम। हाइब्रिड व्हीकल भी 700 केजी कम कर देगा। इलेक्ट्रिक वाहन पर स्विच कर जाए। यदि आप कार खरीदने की योजना बनाए तो इलेक्ट्रिक कार खरीदे, ठीक है। सस्ते मॉडल जो आ रहे हैं इलेक्ट्रिक के, उन पे ध्यान दें। और इलेक्ट्रिसिटी भी कौन सी यूज करें जो फॉसिल फ्यूल से बनी हुई ना हो, ठीक है। गैसोलीन या डीजल चलने वाली कार की बजाय इलेक्ट्रिक वाहन पर स्विच करने से 2 टन की कमी आ जाएगी। और हाइब्रिड मॉडल पे भी जाते हैं, यानी इलेक्ट्रिक के साथ डीजल या पेट्रोल भी है, तो भी 700 किलो तक कम हो जाएगा। अपने ट्रेवल को देखें। एयरप्लेन्स बर्न लार्ज अमाउंट्स ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। एयरप्लेन्स जो है वो बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट फॉसिल फ्यूल्स करते हैं, ग्रीन हाउस गैस का एमिशन करते हैं। इट मेक्स टेकिंग फ्यूअर फ्लाइट्स वन ऑफ द फास्टेस्ट वे टू रिड्यूस और एनवायरमेंट इम्पैक्ट। कम आप फ्लाइट लेना चालू कर दीजिए, अपने आप एनवायरमेंट
इम्पैक्ट कम हो जाएगा। व्हेन यू कैन मीट वर्चुअली, टेक अ ट्रेन और स्किप दैट लॉन्ग डिस्टेंस ट्रिप ऑल टुगेदर। अगर वर्चुअली मिल सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो ट्रेन ले लीजिए। टेकिंग वन लेस लॉन्ग हॉल रिटर्न फ्लाइट। अगर आप एक फ्लाइट जो है आना जाना कम लेते हैं, उससे भी 2 टन आपके कार्बन फुटप्रिंट बच जाते हैं। अपनी यात्रा पर विचार करें। हवाई यात्रा बड़ी मात्रा में जीवाश्म ईंधन को उत्सर्जित करती है। आपके पर्यावरण प्रभाव को कम करने के लिए कम उड़ानें लेंगे। वर्चुअली मिले, ट्रेन से मिले, लंबी दूरी की यात्रा को पूरी तरह छोड़ दें। और एक कम लंबी दूरी की वापसी की उड़ान लेने से आपके कार्बन पश्चिम को लगभग 2 टन CO2 आपकी बच जाती है। रिड्यूस, रिपेयर, रीयूज एंड रिसाइकल, वेरी इंपॉर्टेंट। पूछ रहा था ट्रिपल आर क्या है, तो 4 R हो गए। ट्रिपल आर क्या है एनवायरमेंट के केस में, तो क्या है? रिड्यूस, रीयूज, रिपेयर और रिसाइकल। किसी चीज का उपयोग कम करें, जो हो गया उसका रीयूज कर लें, रिपेयर कर लें, रिसाइकल कर लें, लेकिन दूसरी चीज की बजाय आप उसी को चलाते रहें, जिससे कार्बन फुटप्रिंट आपके कम होंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स, क्लॉथ्स, plastics and other items we buy cause carbon emissions at each point in production, from the extraction of raw material to manufacturing and transporting goods to market. To protect the climate, buy fewer things. चीजें कम खरीदें, शॉप सेकंड हैंड एंड रिपेयर व्हाट यू कैन। प्लास्टिक्स अलोन जनरेट 1.8 बिलियन metric tons of greenhouse gas emissions in 2019, 3.4% of global total। तो देखिए प्लास्टिक्स ने 1.8 बिलियन मेट्रिक टन ग्रीन हाउस गैस को जनरेट किया है 2019 में, जो टोटल ग्लोबल का 3.4% है। लेस देन 10% इज रिसाइकल्ड एंड वंस प्लास्टिक इज डिस्कार्डेड कैन लिंगर फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स। तो आप उसको रिसाइकल कीजिए ना। आप एक चीज खराब होगी प्लास्टिक की, उसको तोड़ के फेंक देते हैं, दूसरी ले लेते हैं, उसको रिसाइकल कीजिए। बाइंग फ्यूअर न्यू क्लॉथ्स and other consumer goods can also reduce your carbon footprint. Every kilogram of textile produced generates about 17 kilogram of CO2। कपड़े कम खरीदेंगे, उससे भी आप पर्यावरण को प्रमोट करेंगे। CO2 के 17 किलोग्राम कम करता है एक टेक्सटाइल, ठीक है। तो क्या करें? रिड्यूस करें, रीयूज करें, रिसाइकल करें, रिपेयर करें। इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़े, प्लास्टिक और अन्य वस्तु जो खरीदते हैं आप, जितना कम खरीदेंगे उतना पर्यावरण को फायदा होगा। ठीक है, तो ये सब तरीके हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के। प्रत्येक बिंदु पर कार्बन उत्सर्जन के कारण बनते हैं ये, ठीक है। जलवायु की रक्षा के लिए कम चीजें खरीदें, सेकेंड हैंड चीजें खरीदें, आप कर सकते हैं, उसकी मरम्मत करें। अकेले प्लास्टिक ने 2019 में 1.8 बिलियन मेट्रिक टन ग्रीन हाउस गैस का उत्पादन किया, जो वैश्विक कुल का 3.4% है। 10% से भी कम का रिसाइकल हुआ है। और एक बार प्लास्टिक को हटा दिया तो सैकड़ों वर्ष तक जिंदा रहती है। तो आपको रिसाइकल करना है, रीयूज करना है, रिपेयर करना है। जितना कम खरीदें, कपड़े हो, प्लास्टिक हो, कुछ भी, उतना उपभोक्ता सामान खरीदना। हर एक चीज आपको नुकसान पहुंचाती है। 17 किलो एक टेक्सटाइल पे कार्बन फुटप्रिंट जनरेट होता है। ईट मोर वेजिटेबल्स, ज्यादा सब्जियां खाइए। ईटिंग मोर वेजिटेबल, फ्रूट, होल ग्रेन्स, लेग्यूम्स, नट्स एंड सीड्स एंड लेस मीट एंड डेयरी can significantly lower your environmental impact. Producing plant-based foods generally results in fewer greenhouse gas emissions and requires less energy, land, and water. Shifting from a mixed to a vegetarian diet can reduce your carbon footprint up to 500 किलोग्राम। जितना मीट कम खाएंगे, डेयरी प्रोडक्ट्स कम यूज करेंगे आप, इतना सब्जियों से जुड़ के रहेंगे, उतना आपके कार्बन फुटप्रिंट कम हो जाएंगे। वेगन डाइट पा जाएंगे, 900 किलोग्राम आप कम कर देंगे। अधिक सब्जियां खाएं, अधिक सब्जियां, फल, साबुत अन्य अनाज, फलियां, मेवा और बीज तथा कम मांस और डेयरी खाने से आपके पर्यावरण प्रभाव में काफी कमी आ सकती है। पौधे आधारित खाद्य पदार्थों के उत्पादन से आमतौर पर कम ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन होता है और कम ऊर्जा, भूमि और पानी की आवश्यकता होती है। मिश्रित से शाकाहारी आहार में स्थानांतरित होने से आपके कार्बन फुटप्रिंट को प्रति वर्ष 500 किलोग्राम CO2 या शाकाहारी आहार के लिए 900 किलोग्राम तक कम किया जा सकता है। भोजन और जलवायु परिवर्तन के बीच संबंधों के बारे में जानने के लिए, ठीक है। कम फेंकें भोजन। जब आप भोजन फेंक देते हैं, यू आर ऑल्सो वेस्टिंग द रिसोर्सेज एंड एनर्जी वर यूज टू ग्रो, प्रोड्यूस, पैकेज एंड ट्रांसपोर्ट। इतनी सारी चीजें उसमें क्या है, कार्बन फुटप्रिंट है, उसमें आप उसको फेंक देते हो। व्हेन फूड रोट्स इन अ लैंडफिल, इट प्रोड्यूसेस मेथेन, ए पावरफुल ग्रीन हाउस गैस। जब उसको फेंका जाता है, वेस्ट हो जाता है, मेथेन प्रोड्यूस करता है, जो पावरफुल ग्रीन हाउस गैसेस। सो परचेज ओनली व्हाट यू नीड, इसलिए वही खरीदें जो आप यूज कर सकते हैं। आपका फूड वेस्ट रिड्यूस करके आप 300 किलोग्राम तक घटा सकते हैं। तो सब आप जो भोजन फेंकते हैं, उन संसाधनों, ऊर्जा को ही बर्बाद करते हैं, जिनका उपयोग इसे उत्पादन करने, पैकेज करने और परिवहन करने के लिए किया गया था। जब भोजन लैंडफिल में सड़ता है तो मेथेन एक शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस पैदा करता है। इससे केवल वही खरीदें जिसकी आपको आवश्यकता है या यूज कर सकें। जो बच गया उसे खाद्य बनाएं। अगर ऐसा भी आप करते हैं, 300 किलोग्राम तक आप बचा सकते हैं। नेटिव स्पीसीज के पौधे लगाएं।
If you have a garden or even just a plant or two outside your home, check for native species. ठीक है, जो हमारे देश की प्रजातियां हैं, नेटिव स्पीसीज हैं, उनको लगाएं। यूज अ प्लांट आइडेंटिफिकेशन ऐप टू हेल्प। प्लांट आइडेंटिफिकेशन को ऐप को देखें कि कौन सी लगानी है। रिप्लेसिंग नॉन नेटिव स्पेशली एनी कंसिडर्ड इन्वेसिव प्लांट्स, एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स डिपेंड ऑन ईच अदर। मोस्ट इंसेक्ट्स विल नॉट ईट नॉन नेटिव प्लांट्स, which means birds and other species lose a food source, biodiversity suffers. आप अगर बाहर की प्रजाति का पौधा लगा रहे हैं तो जो अंदर की प्रजाति, हमारी प्रजाति के जो कीड़े हैं, मकोड़े हैं, पक्षी हैं, उनको नहीं खा पाएंगे और उनकी बायोडाइवर्सिटी लॉस हो जाएगी और वो उनको मरना पड़ेगा बेचारों को। तो आप ये पता लगा के कि कौन से पौधे आपके देश की प्रजाति के हैं वही लगाएं, जिससे बायोडाइवर्सिटी सफर ना करे। इवन अ सिंगल ट्री और shrub कैन ऑफर रिफ्यूज, जस्ट रिमेंबर टू स्किप इंसेक्टिसाइड एंड अदर केमिकल्स। एक छोटा सा भी जो पौधा है उससे भी शरण मिल सकती है। ठीक है, तो आप देशी प्रजाति के पौधे लगाएं। यदि आपके घर और बगीचा एक दो पौधे भी हैं तो कोशिश करें, पता लगाएं कि कौन सा आपके देश की प्रजाति के हैं। गैर मूल निवासियों, विशेष रूप से आक्रामक समझे जाने वाले किसी व्यक्ति को प्रतिस्थापित करने के बारे में सोचें। यहाँ पे पौधों की बात हो रही है। ठीक है, पौधे, जानवर और कीड़े एक दूसरे पर निर्भर हैं। अधिकांश कीड़े गैर देशी पौधों को नहीं खाएंगे, इसका अर्थ है पक्षी और अन्य प्रजातियों को भोजन स्रोत खो देंगे। जैव विविधता को प्रभावित करें, यहाँ तक कि पेड़ और एक झाड़ी भी काम की होती है। अपना एनवायरनमेंट क्लीन करें। Humans, animals and plants all suffer from land and water contaminated by improper discarded garbage. तो कचरा आपने फेंका हुआ है, पानी जमा हो गया है, ठीक है, इस सबसे दिक्कत है। आप फेंक देते हैं, उतना ही ले जिसकी आपको जरूरत हो। When you have to throw something out, dispose of it properly. अगर आपको कुछ फेंकना भी तो उसको प्रॉपर डिस्पोज करके फेंकिए। आप ऐसे फेंक देते हो, जमा हो जाता है, किसी भी काम का नहीं रहता। एजुकेट अदर्स टू डू द सेम, अदर्स को एजुकेट कीजिए कि वो भी ऐसा ही करें। एंड पार्टिसिपेट इन लोकल क्लीन अप्स ऑफ पार्क्स, रिवर्स। पीपल थ्रू आउट 2 बिलियन ऑफ ट्रैश, 2 बिलियन टन कचरा फेंका जाता है। अबाउट अ थर्ड कॉजेज एनवायरमेंट हार्म्स, और लगभग तिहाई इसमें से एनवायरमेंट हार्म्स को सपोर्ट करता है, मिट्टी को नुकसान पहुंचा के। तो अपने पर्यावरण को साफ करें। अनुचित तरीके से फेंके गए कचरे से प्रदूषित होता है, पानी पीड़ित होता है। आपको जो चाहिए उसका उपयोग करें, और जब आपको कोई चीज फेंकनी भी है तो उसको उचित तरीके से निपटान करें। दूसरों को भी ऐसा करने के लिए शिक्षित करें। पार्कों, नदियों, समुद्र तटों और उससे परे की स्थानीय सफाई में भाग लें। आपका जो पैसा आप खर्च कर रहे हैं उसको प्लेनेट को इफेक्ट ना करे, बल्कि सपोर्ट करे। ऐसी चीजें खरीदें जिससे ग्रीन हाउस गैस इमिशन कम हो। ठीक है, ये एक तरीके अगर आपके पास पैसा है तो आप एक पेंशन फंड बना सकते हैं जो फॉसिल फ्यूल्स को सपोर्ट करेगा, डिफोरेस्टेशन को सपोर्ट करेगा। यानी का एनवायरनमेंट पे भी आप पैसा खर्च करिए अगर आप पैसा आपके पास है। ठीक है, तो ये सारे काम आपको करने हैं एनवायरनमेंट को फ्रेंडली बनाने के लिए। जिस चीज पर पैसा खर्च करते हैं उसका असर ग्रह पर पड़ता है। आपके पास चुनने की शक्ति है, तो आप ऐसी चीजों को कोशिश कीजिए, कचरे में कटौती कीजिए, जीवाश्म ईंधन वगैरह का यूज कम हो, जिससे कार्बन फुटप्रिंट को कम किया जा सके। स्पीक अप, बोलिए। स्पीक अप एंड गेट अदर्स टू ज्वाइन इन टेकिंग एक्शन। इट्स वन ऑफ द क्विकेस्ट एंड मोस्ट इफेक्टिव वेज टू मेक अ डिफरेंस। लोगों को समझाइए, आपके पड़ोसी, कलीग, फ्रेंड, फैमिली को समझाइए कि वो क्या कर सकते हैं। प्लास्टिक फ्री प्रोडक्ट्स एंड पैकेजिंग टू जीरो एमिशंस व्हीकल्स, अपील टू लोकल एंड वर्ल्ड लीडर्स टू एक्ट नाउ। जितना आप बोलेंगे उतना फर्क पड़ेगा, और खुद से नहीं हो सकता। आप जितना बोलेंगे उतना ही कर सकते हैं। तो अपने जो आसपास फैमिली है, फ्रेंड्स है, दोस्त है, परिवार है, सबको बोलें कि भाई वो भी ऐसा करें, साहसिक बदलाव लाएं। और सभी से संबंधित है, इसलिए सबके करने से ही होगा, एक आदमी करने से नहीं होगा। तो आपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट, नेचुरल डिजास्टर, इकोसिस्टम और क्लाइमेट चेंज देखा है। इसके अलावा हमारे जो समिट हुए हैं वो बचते हैं हमारे कोर्स में। ठीक है, CSIR की हम बात करें और उन समिट में क्या क्या फैसले लिए गए हैं, कब कब की डेडलाइन है, क्या क्या करना है, तो ये चीजें बची हुई। एक और लेक्चर लेके मैं आपका कंप्लीट करूंगा बैच में। ठीक है, बाकी जो भी चीज आपकी कंप्लीट है। ठीक है, और जो भी पोर्शन में आपको दिक्कत आ रही है वो बताइएगा। हिस्ट्री पॉलिटी के लिए मैंने आपको बताया ही है कि अलग से हम आपको एक्सेस देंगे, जो हिस्ट्री पॉलिटी की जहाँ पे सारी क्लासेस अवेलेबल हैं। ठीक है, और ज्योग्राफी, बायो आपकी चल रही है, बाकी सब खत्म हो गया है। ठीक है, तो जिस भी पोर्शन में दिक्कत आ रही बताइएगा, बाकी क्वेश्चंस प्रैक्टिस हम करवाते ही रहेंगे। ठीक है, टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।